बढ़ाएं एक्शन को आगे। हमारे सारे मेहमान हैं हमारे साथ तैयार, आइए वक्त है पिक ऑफ द डे का। किरण जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। अनिल जी मैं नोटा का इस्तेमाल करना चाहूंगा। मार्केट थोड़े से गैप से खुलने वाले है, वो जब एक सेटलमेंट हो जाएगी, मार्केट सेटल होंगे, तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके, तो फिर मैं भी अपना स्टैंड चेंज कर लेता हूं। गुड मॉर्निंग से सिर्फ मॉर्निंग किरण जी, गुड थोड़ी देर बाद में होगा। आइए राजेश जी से पूछते हैं उनकी पसंद का शेयर। राजेश जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एबीबी। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1720 के आसपास कल की क्लोजिंग है। अगर गैप डाउन के चलते अगर मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी ओपनिंग में रहती है और गैप डाउन रहता है, तो उसके चलते अगर ये नीचे मिलता है करीब 1705 1710 की रेंज में, तो बाय करें। 1680 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। और हमें लगता है कि जिस तरीके का इसका सेटअप है, इस पे टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 1760 से 1780 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एबीबी यहां से बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, एबीबी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए राजेश जी की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है। सुप्रभात अनिल जी, मेरा इरादा बिल्कुल भी नोटा का दुरुपयोग करने का नहीं है। पिक ऑफ द डे देंगे, और पिक ऑफ द डे है ओएनजीसी पे खरीदारी की राय है। 125 125 का स्टॉप लॉस है, 130 का टारगेट है। आज के लिए पिक ऑफ द डे है ओएनजीसी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका इरादा नोटा का दुरुपयोग करने का नहीं। इससे दो सवाल मेरे मन में आते हैं। पहली चीज तो क्या आप इनडायरेक्टली क्या ये कह रहे हैं, इनडायरेक्टली क्यों, क्या डायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि किरण जी ने नोटा का दुरुपयोग किया है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि जिस दिन आप नोटा का इस्तेमाल करते हो, क्या आप उसे आप उस दिन दुरुपयोग करते हो। इस दुरुपयोग पे अपनी और किरण जी के लिए दोनों की सफाई दीजिए। देखिए अनिल जी, बिल्कुल मैं तो जब नोटा का बोलता हूं तो मैं बोलता हूं अनिल जी मैंने तो दुरुपयोग करा अनिल जी, सामने वाले के ऊपर है अनिल जी, बट इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किरण जी का तो मतलब कि खजाना बड़ा पूरा भरा हुआ है, एनएससी में इतने स्टॉक हैं, बिल्कुल नीट क्लीन क्लियर। उन्होंने नोटा का अनिल जी दुरुपयोग करा, कहीं पार्टी कर रहे होंगे कल। चलिए बढ़िया, मान लेते हैं। आपने बोला है तो कुछ न कुछ रिसर्च करके बोला होगा, तो बंसल जी की बात सही मानी जाए। आइए कुणाल जी से पूछते हैं उनकी पसंद का शेयर। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, इससे पहले कि आप गुड मॉर्निंग में से गुड निकाल दें, अनिल जी मैं खरीदारी की राय देता हूं, और खरीदना है अनिल जी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा सीपी, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बाजार जिस तरह का है, थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। टाटा सीपी में मान लीजिए आज शुरुआती ट्रेड में कुछ गिरावट आती हुई दिखे, क्योंकि कल काफी बड़ा था, तो वहां पर इसको बाय करना चाहिए। मुझे 722 के आसपास बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। 722 के स्टॉप लॉस से बाय करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि 750 के लेवल्स आपको इसमें आज आते हुए दिखाई पड़े। 750 तक के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय आती हुई कुणाल जी की तरफ से। सेठी साहब नमस्कार, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज पिक ऑफ द डे के तौर पर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, इंटरनेशनल फ्यूल्स आज कुछ नेगेटिव है। कल देर शाम जो फेड के चेयरमैन की जो कमेंट्री थी, जिसमें उन्होंने 2023 तक में जो पहले माना जा रहा था कि कुछ रेट हाइक नहीं आएंगी, तो वहां पे उन्होंने बोला 2 बार रेट हाइक हो सकती है, प्लस जो वन बाइंग का उनका प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा टेपर करने की बातें हैं। उसको वैसे तो नेगेटिव है, बट उसको एक ग्लास हाफ फुल के तौर पे भी देखा जाना चाहिए कि चूंकि वो इकोनॉमी के जो परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें करी है। तो आई एम नॉट वेरी कंसर्न। हालांकि आज तो बाजार थोड़े कमजोर खुले हुए, बट मुझे लगता है इस कमजोरी में एक अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अब बाकी अनिल जो मेरा आज का पिकअप द डे रहेगा वो कैश मार्केट का स्टॉक है सीईएससी। कल नतीजे बहुत ही अच्छे रहे, और उसके अलावा कंपनी ने 1:10 मतलब एक शेयर को 10 में स्प्लिट करने का अप्रूवल दिया है, तो वो पॉजिटिव नजर आता है। जिस तरह से पावर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी तेजी बनी है, ये स्टॉक को वैल्यूएशन के लिहाज से
विभिन्न सेक्टर बहुत ही सस्ते ट्रेड करता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है आज के गिरावट में। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में मैंने आज ही टारगेट है 795 रुपए का, और स्टॉप लॉस में डिपेंड ऑन कहाँ खुलता है वहां से कुछ 1% नीचे का स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त आते ही। CESC आज का पिक ऑफ द डे है। कल बेहतरीन शानदार रिजल्ट्स आते हुए दिखे और कल ही ये स्टॉक हमारा SIP स्टॉक भी था, तो इस स्टॉक में आज देखते हैं किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन सैदी साहब, आपके पास तो लिस्ट लंबी होती है। CESC तो पिक ऑफ द डे हो गया, लेकिन इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है कि आज नजर रखनी चाहिए, स्पेशली वायदा कारोबार में? हाँ बिल्कुल अनिल जी, एक दो स्टॉक और बताऊंगा। आज एक्चुअली चूंकि मैं मुंबई से बाहर हूं तो इसलिए ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया। तो मेरा जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा पावर ग्रिड, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के साथ साथ बोनस का भी अनाउंसमेंट होना है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी रडार पे रखें, गिरावट में इसको भी खरीदारी करें। आज के इसमें मुझे 252 तक का लक्ष्य नजर आता है, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करनी है। फिर उसके अलावा मुझे लगता है टाटा पावर, क्योंकि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, नेशनल लेवल पे रिकमेंड किया है, मुझे लगता है वहां पे भी खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी देखें और आज की गिरावट में उसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली इंफोसिस ऑल्सो लुक्स गुड, और इंफोसिस पे भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो 3 स्टॉक और हैं, पावर ग्रिड, टाटा पावर और इंफोसिस। पावर शेयरों में आज दिखेगा एक्शन, पावर ग्रिड के आने वाले हैं नतीजे भी आज के सेशन में। वायदा कारोबार के बैन में चला गया है भेल और बाहर आया है सन टीवी। राजेश जी, सन टीवी देखिए, दीजिए अपनी राय, क्या कुछ एक्शन होगा आज इसमें? अनिल जी, अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से, और जिस तरीके से इसमें अगर हम इसका सपोर्ट देखें तो करीब 515 के आसपास स्टॉक ने पिछले 8-10 सेशन से वही एक सपोर्ट लेके बार बार वहां से बाउंस एक्शन दिया है। बट इसके सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि जैसे ये स्टॉक 535-538 का रेंज क्रॉस करेगा तो एक इसमें अच्छा अपमूव यहां से बनते हुए दिख सकता है। तो आज के सेशन में ओपनिंग के बाद जब भी ये स्टॉक 535-538 की रेंज क्रॉस करे तो बिल्कुल बाय बनता है। वहां से फिर हमें लगता है कि जो टारगेट आना चाहिए वो आ सकते हैं इसके 555 से 560 तक के। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। डिप भी मिलती है अगर इसमें 510-15 के रेंज के आसपास, तो वहां पे भी बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये आपके लिए सन टीवी पर आए। वेल्सपन एंटरप्राइजेज, ये एक और स्टॉक है जिसके नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। सेठी साहब, इस पर राय दीजिए। रेवेन्यू आय 20% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 7% बढ़ा है, मार्जिन थोड़े से घटे हैं और मुनाफा 54% घटकर 41 करोड़ के आसपास। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? 117-118 रुपए के आसपास है ये। अनिल जी, नतीजे तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, मेरे हिसाब से थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, और जिस तरह की ऑलरेडी थोड़ी बहुत तेजी से स्टॉकों की बनी हुई है, मुझे लगता है जिन्होंने नई निवेश की तो सलाह नहीं रहेगी, बाकी जिन्होंने लिया हुआ है वो भी अपनी प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है इस ग्रुप के भी जो बाकी के स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर विद इन द ग्रुप भी आपको रहना है तो वेल्सपन इंडिया है, वेल्सपन कॉर्प है, इस तरह के स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वहां पे स्विच किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन कॉर्प ज्यादा बेहतर शेयर है जहां पर करें फोकस। एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करना चाहिए। कुणाल जी देखिए, नाथ बायो, इस कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे 24 तारीख को, और इस 24 तारीख को रिजल्ट के साथ डिविडेंड पर और बायबैक पर भी विचार किया जाएगा कंपनी की तरफ से। ये भी हमारा SIP स्टॉक रहा है। अच्छी खबर है, बायबैक पर विचार करेगी कंपनी। 405 के आसपास बन रहा है, बताएं कुछ तेजी बन सकती है इसमें? अनिल जी, बिल्कुल बन सकती है। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ सुस्ती, कुछ करेक्शन देखा है, लेकिन मुझे अब लगता है अनिल जी एक सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए तो मुझे लगता है इस चार्ट पर आपको दोबारा से 460 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में अनिल जी इन स्तरों पर इसमें खरीदारी में कोई हर्ज नहीं है। नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, स्टॉप लॉस 395, 395 रुपए का रखें। पहला टारगेट ही 445 रुपए का, दूसरा टारगेट 460 रुपए का। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है स्टॉक। ओके, खरीदारी करें इस लेवल पर, यह है आपके लिए राय। नाथ बायोजीन्स में 460 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आपको, इस पर करना चाहिए आपको फोकस। आइए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस जहां पर एक्शन भरपूर हो सकता है। न्यूरेका
हाल की लिस्टिंग वाला स्टॉक आई डोंट नो, सेठी साहब आपके रडार पर है, अगर है तो बताएं। 4% आय बढ़ी, लेकिन कामकाजी मुनाफा 19% बढ़ा है, मार्जिन भी बढ़कर आए और मुनाफे में 62% की बढ़त है, यानी कि नतीजे अच्छे दिख रहा है। स्टॉक 1550 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ, कवर करते हैं आप इसे? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है और जिस तरह से इस सेगमेंट पे सरकार का फोकस है और कई चीजों पे जीएसटी की दरें भी कम करी है, तो उसका भी एक फायदा होना है और बाकी नतीजे अच्छे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। आज के गिरावट वाले बाजार में हो सकता है थोड़ा वीकनेस के साथ खुले, बट मुझे लगता है चिंता की कोई बात नहीं और आज जिनको इसमें निवेश करना है वो इस गिरावट का फायदा उठाते हुए इसमें निवेश भी कर सकते हैं। ओके, गिरावट का फायदा उठाकर आप निवेश भी कर सकते हैं। फेडरल बैंक, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए और इस पर अपनी राय दीजिए। फेडरल बैंक के लिए यहां पर पैसे जुटाने की खबरें आती हुई दिख रही है और बताया जा रहा है कि आईएफसीआई को 10.5 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। 916 करोड़ रुपए जुटाएगा बैंक, 87 रुपए 40 पैसे के आसपास, 87.39, 87 रुपए राउंड फिगर में मान लीजिए, भाव उसके आसपास ही। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर ऊपर में 88 रुपीज के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। 88 रुपीज के ऊपर निकलेगा तब एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। नीचे में 83 एक सपोर्ट है, तो 83 और 88 के बैंड में ये ट्रेड कर रहा है और 2-3 बार ये स्टॉक 89, 90 तक गया है और जब जाता है तब ऐसा लगता है कि प्री कोविड हाइस के ऊपर निकलेगा, बट इस बार लगता है अगर 88 के लेवल्स ऊपर में टूटेंगे तब एक मूव देखने को मिलेगा। तो 88 के ऊपर खरीदारी की राय है और 83 के नीचे इंट्राडे के नजरिए से, शॉर्ट टर्म के नजरिए से बिकवाली की राय है और जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक कुछ ना करें। ओके, तो नजर रखिए फेडरल बैंक फंड रेजिंग की खबर पर यह स्टॉक आज आपको रिएक्ट करते हुए दिख सकता है। बैंक्स फोकस में रहेंगे, मेटल स्टॉक्स पर फोकस है, बाजार का एक्शन भी भरपूर होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड लाइव की हेडलाइंस के साथ। तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। आइए करते हैं शुरुआत एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन की, लेकिन उसके बाद आज है हफ्ते की एक्सपायरी। किस तरह का होगा एक्शन, कहां होंगे हम बंद और दिन भर क्या करना है आपको। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर डाल लेते हैं नजर। ऑफ कोर्स यूएस फेड की जो कमेंट्री आई है उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 125 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एसजीएक्स निफ्टी देखें तो 100 अंक नीचे है, बट जब से खुला है तब से उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आई है, बल्कि थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। एशिया में चीन और हांगकांग के बाजार मजबूती दिखा रहे हैं, बट जापान में लगभग 1.5% की गिरावट है। तो सर, कमजोरी जरूर है पर निचले स्तरों पर सपोर्ट भी मिलते हुए दिख रहा है। देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है। बिल्कुल, तो कमजोरी है, पैनिक नहीं। कम से कम हम सुबह से अब तक तो यही बात कर रहे हैं। देखते फिर बाजार अपने मूड के हिसाब से आगे क्या कुछ करता है। लेकिन इस तरह की कमजोर बाजार में ही कुछ अच्छे शेयर जो करेक्शन दे और जो खरीदारी का आपको मौका दे, पहले वाले भी और आने वाले भी एसआईपी स्टॉक्स जिन पर आपको रखनी है नजर, ताकि आपको पोर्टफोलियो बनाने में मिल सके मदद। आइए जानते हैं आज का एसआईपी स्टॉक। आशीष चतुर्वेदी है हमारे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक है आज लिस्ट में? गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है बीएफ यूटिलिटीज, कल्याणी ग्रुप की कंपनी और सब्सिडरी के द्वारा जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है। बाजार के दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी जो है इस कंपनी में करीब 1.30% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो कंपनी का काफी बढ़िया। पिछले 10 साल में कंपनी की जो आय है इसमें 29% सीएजीआर की ग्रोथ देखने को मिली है और तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो कारोबार में बढ़िया रिकवरी और खासतौर से अगर आप देखें तो Q3 FY21 से नतीजों में काफी बढ़िया रिकवरी और अब कहीं ना कहीं आगे जाकर ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो सरकार का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है और देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका सीधा फायदा इस कंपनी पर देखने को मिलेगा।
लेकिन इस स्टॉक में देखिए तेजी करने का और स्टॉक में खरीदारी करने का सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, भारी भरकम लैंड बैंक है। कंपनी के पास 20,000 एकड़ का लैंड बैंक है। इस 20,000 एकड़ लैंड बैंक से अगर आप देखें तो 7,000 एकड़ जो है विवादित है, और इसमें से 20 में से अगर आप 7,000 एकड़ लैंड बैंक हटा भी दे तो 13,000 लैंड बैंक जो है इनके पास एकड़ का, उसकी वैल्यू देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ऊंची है। इसकी पर शेयर वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखी तो 1500 से 2,000 रुपए प्रति शेयर के आसपास जो है इसकी एनएवी आती है। यानी मौजूदा दाम से अगर आप देखें तो स्टॉक में कई गुना होने की क्षमता है। 435 के आसपास की जो क्लोजिंग है, तो मैं मान रहा हूं कि एनर्जी स्टॉक में आगे जाकर बहुत शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो बीएफ यूटिलिटीज आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। अनिल जी, आपकी क्या राय है सर इस काउंटर पर? क्या पसंद आ रहा है कंपनी के बारे में? दीप, सबसे बढ़िया चीज तो यही कि देखिए भारत फोर्ज ग्रुप की कंपनी है, उसी से नाम इसका बीएफ जो आगे का आया है वहीं से है, बीएफ यूटिलिटीज है। बेसिकली इनके ग्रुप की एक तरह से कह सकते हैं कि रियल एस्टेट और इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी से आप मान सकते हैं। प्रमोटर मजबूत है, और दूसरा अभी जैसा बता रहे थे कि ये स्टॉक वापस से सुर्खियों में तब आया जब बाजार के दिग्गज निवेशक दमानी जी ने यहाँ पर स्टेक खरीदी। हालांकि उनकी स्टेक काफी नीचे के दाम की है, और हम लगातार इसको मेरे ख्याल से 200 रुपए से लगातार रिकमेंड करते आए हैं। और उसकी वजह एक ही है कि इसका जो लैंड बैंक है उसकी वैल्यू जबरदस्त है। उस पर भी मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक चीज क्लियर कट है, इस वक्त इस स्टॉक के रडार पर आने की वापस से वजह जो है वो दीप वो ये कि जय कोऑप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा जैसे स्टॉक जहां पर बड़ा लैंड बैंक है, वो स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाते दिख रहे हैं। या तो किसी न किसी तरह का सरकारी पॉलिसी में बदलाव होना है, या फिर जो चाइना +1 की स्ट्रेटेजी है जिसमें कई सारे ऐसे बड़े इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी एमएनसी कंपनियां जो हिंदुस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है, और जिन्हें तुरंत आकर अपना कारोबार शुरू करने के लिए एक साथ बड़ी जमीन चाहिए, और वो भी महानगरों के करीब, तो वो जमीन आपको मुहैया कराने वाली कंपनियां बहुत कम है। और उसमें से बैंगलोर के नजदीक जो बड़ा लैंड बैंक है 20,000 एकड़ का, वो इनके पास है। बीएफ यूटिलिटी की जो सब्सिडी कंपनी है नंदी इंफ्रा, उनके पास ये 20,000 एकड़ लैंड है। अब इस 20,000 एकड़ लैंड में से 13,000 एकड़ तो इनका क्लियर कट टाइटल है। 7,000 एकड़ पर कर्नाटक सरकार के साथ इनका विवाद चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी ये केस जीत चुके हैं, और अब एक फाइनल वर्डिक्ट और आना, हायर कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। तो अभी तक तो कंपनी का केस मजबूत है। तो पहली चीज तो ये कि प्रोमोटर्स काफी बढ़िया है। दूसरी चीज ये कि भले अभी तक फुल फ्लेज बिजनेसेस नहीं आए, फिर भी 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो रेवेन्यू 19% बढ़कर आया, मुनाफा 15% बढ़कर आया, तो इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल में तो रेवेन्यू 17% की दर से बढ़ रहा है, मुनाफा 18% की दर से बढ़ रहा है। भले आंकड़े छोटे हैं लेकिन है इंप्रेसिव है। अब चूंकि इस लैंड बैंक की जो वैल्यू है वही इस कंपनी की पूरी कहानी है। 20,000 एकड़ की लैंड बैंक में से अगर आप 13,000 एकड़ भी माने, 7,000 एकड़ छोड़ भी दे, हालांकि वो छोड़ने वाली बात है नहीं, और अगर आप मतलब उसे वैल्यू करें तो आराम से 1,600 से 2,000 रुपए प्रति शेयर का दाम बनता है। और इसका मतलब ये कि करीबन 70-80% डिस्काउंट पर यह कंपनी ट्रेड कर रही है, जबकि बाकी जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो एनएवी पर 55, 60, 50% के डिस्काउंट पर है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आपके इन लैंड बैंक का रियलाइजेशन जल्दी होता हुआ नजर आए तो किस तरह से वैल्यूएशंस बनते हैं। जैसे देखिए हेमिस्फेयर सरकारी कंपनी है, लेकिन अब चूंकि लैंड डेवलप करने लगी है और वो वहां पर काम शुरू हो गया, तो आपको वैल्यूएशन मिलना शुरू हो जाता है। सेम बीएफ यूटिलिटीज के लिए भी अब ये होने की तैयारी में। इस हिसाब से हमें लगता है कि इस स्टॉक का आराम से शॉर्ट टर्म के लिहाज से भाव होना चाहिए 650 रुपए का शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से 800 रुपए का भाव होना चाहिए। आप समझ लीजिए 1,500-2,000 रुपए की चीज आपको 400-450 रुपए में मिल रही है। कितना भी डिस्काउंट लगा ले कर लें, फिर भी आराम से 800-850 रुपए के भाव तो बिल्कुल बनते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बढ़िया ग्रुप है। हाँ, कंपनी की बुक्स में डेट है, वो डेट इस लैंड को डेवलप करने के लिहाज से या खरीदने के लिहाज से, लेकिन सामने आप जब एनएवी देखेंगे तो वो कहीं ज्यादा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और एक अच्छी थीम भी है जो आगे चलते हुए आपके लिए काम कर सकती है। तो इस पर रखिएगा जरूर फोकस, बीएफ यूटिलिटीज। आइए पालिया साहब हमारे साथ हैं, एक बार जरा बीएफ यूटिलिटीज के चार्ट्स पर भी राय ले लें पालिया साहब से, अगर वो ट्रैक करते हो। पालिया साहब बताएं।
तो देखो अनिल जी, ये स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली और मंथली सेटअप के हिसाब से जो ब्रेकआउट इसमें बने हैं मंथली चार्ट पे, वो ये दर्शाते हैं कि स्टॉक में बिल्कुल 550 से 600 तक के टारगेट इसमें थोड़ा इसको टाइम देंगे तो बिल्कुल आते हुए दिखेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए वो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुए, रिकवरी अच्छी हुई है स्टॉक में लोअर साइड से। अब यहां से करंट लेवल से मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 385 और 390 के रेंज के ऊपर अगर कंटिन्यू रहेगा तो स्टॉक में 550 से 600 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। और स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव, अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है, मुझे लगता है कि मोमेंटम की कंटिन्यूटी हमें अगले 1-2 हफ्ते में भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो बीएफ यूटिलिटीज इस पर रखनी है नजर। दमदार फंडामेंटल वाला शेयर है और आगे जाकर अच्छी वैल्यू आपके लिए क्रिएट कर सकता है। इसको अनिल जी ने पिछले साल मालामाल वीकली में भी रेकमेंड किया था, वहां से ऑलरेडी डबल हो चुका है काउंटर, पर आगे जाकर और आप बढ़िया तेजी इस पर आते हुए देख सकते हैं। इस बीच एक बार जरा कमोडिटी बाजार पर नजर डाल लीजिए। जिस तरह से गोल्ड में गिरावट आई थी कल शाम इंटरनेशनल मार्केट्स में फेड के फैसले के बाद, उसका प्रभाव आप भारतीय बाजार पे भी देख रहे हैं। 700 रुपए की गिरावट के साथ 1.5% नीचे गोल्ड आपको दिख रहा है इस समय। 47,800 के लेवल के नीचे आया है और चांदी में भी आप लगभग 1.5% की गिरावट देख रहे हैं। 1100 रुपए की फॉल आपको चांदी में भी आ रही। तो गोल्ड और सिल्वर भारी गिरावट, जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेंड था उसका आप इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी M6 पर देख रहे हैं। इस समय कच्चा तेल होल्ड आउट कर रहा है, नेचुरल गैस में भी हो रही है खरीदारी, बेस मेटल्स में भी दबाव है पर उतना भारी नहीं। गोल्ड और सिल्वर पर आप सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस समय आते हुए देख रहे हैं। और आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी आज की पिक ऑफ द डे क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मार्केट्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लोअर लेवल से वापस से बाइंग आएगा और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे टाटा कंज्यूमर को सिलेक्ट किया जा सकता है। 730-35 के आसपास इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 719-720 के आसपास का बनेगा, तो 720 के स्टॉप लॉस से टाटा कंज्यूमर के अंदर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें और जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा तो स्टॉक के अंदर 750 से 760 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करके चलने का समय रहेगा। ओके, तो सोच मिलती हुई कुणाल जी की और सुमित जी की। टाटा कंज्यूमर है पिक ऑफ द डे, 750 और 760 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करें। वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द डे? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी पिक ऑफ द डे है हिंडाल्को को बेच के चले। 380 का एक सपोर्ट है जो ब्रेक करने की तैयारी है, मुझे लगता है ओपन में ही ब्रेक हो जाएगा। कोई भी बाउंस बैक पे बेचे, 383 के स्टॉप लॉस से बेचे। आपका टारगेट 369 तक आपको डाउन साइड आज के दिन में या मे बी आज और कल में। ओके, तो हिंडाल्को पर है बिकवाली की राय। कल भी कमजोर था चाइना के डिसीजन के बाद और आज ग्लोबल सेंटीमेंट का भी इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। हिंडाल्को को बेचना है, वागले साहब की सलाह। आइए, और कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे? खबरों के दम पर फंडामेंटल लिहाज से अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। ऑप्शंस के ट्रेड आपको कहां पे मिलेंगे? पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है। ट्रेडर्स डायरी का रिकैप, आज के रिकमेंडेशंस आशीष और कुशल की तरफ से। कैश पेज से मैंने आपको साइंट बताया है, मिड कैप आईटी काउंटर है, यहां पर नजर रखिए। एजीएम भी आज होने वाली है तो खरीदारी कीजिए। इसके अलावा एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और आरबीएल बैंक हाईबीटा काउंटर, यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट जीएसएफसी पर भी फोकस रखिए 125 रुपए के टारगेट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एचसीएल टेक काफी पसंद आ रहा है, 6 महीनों की अवधि के लिए यहां पर होल्ड करके चलिए। दमदार नतीजों के आधार पर सीएससी में खरीदारी करिए। एसबीआई पर आपको बिकवाली करने की राय है। साथ ही इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है, इसका 387 के टारगेट के लिए। और टाटा स्टील का पुट ऑप्शन भी आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है साइंट पर, मिड कैप आईटी काउंटर। कल के सत्र में भी 3-3.5% की तेजी है और आज एजीएम है तो देखना होगा कि वहां से क्या डिसीजन निकल कर आते हैं। तो 833 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 865 का आपको टारगेट रखना होगा। तो चलिए, आज का स्टॉक है फोर्टिस हेल्थकेयर। फर्स्ट हाफ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और टाटा मोटर्स में बिकवाली देखने को मिल सकती है। टेक्निकली एबीबी इंडिया काफी बढ़िया नजर आ रहा है, फंडामेंटली बेहतर कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया। डेल्टा कॉप में निवेश करेंगे 293 रुपए के लक्ष्य के लिए। नाथ बायोजीन्स खबरों के चलते स्टॉक पर एक्शन देखने को मिलेगा। डीसीबी बैंक का चार्ट बेहद मजबूत है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। जीईटीएनडी में भी दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। वंडरला हॉलिडेज में भी खरीदारी करेंगे 236 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, एबीबी इंडिया। डेली और वीकली चार्ट दोनों अगर आप देखें तो बेहद शानदार है। अच्छी टेक्निकल स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। 2064 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे।
आपके लिए आज की 20 दमदार रिकमेंडेशंस। थोड़ी देर में रेट्स भी सेटल होने वाले हैं, बल्कि हो ही गए रेट सेटल। आइए जानते हैं अनिल जी के साथ ओपनिंग पर आपको क्या करना चाहिए। सर, एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन शुरुआत है, 120 अंक नीचे निफ्टी खुल रहा है 15,650 के जस्ट नीचे, और 380 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पर आप देख रहे हैं 34,620 के लेवल पर बैंक निफ्टी खुल रहा है। क्या करना चाहिए सर? बाइंग रेंज में है दीप, ये 15,575 से 15,650 ये बाय रेंज है, इसमें खुल रहा है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहीं पर खरीदने की कोशिश करें। थोड़ा देखकर संभल कर करना है तो 2-4-5 मिनट रुक जाएं कि भाई जिन जिन के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने या जो कमजोर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करना चाहें वो करने दें, तो 15,575 15,600 के आसपास आने दें, उस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। वहां पर भी अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, बट ये रेंज खरीदारी करने की आ रही है, तो 15,550 15,650 100 पॉइंट की रेंज में खरीदारी होगी। बेस्ट लेवल अगर एक ही कोई आप देखना चाहते हैं तो 15,575 का होता है। 15,606 से हम पिछली बार घूमे हैं तो उसके आसपास भी रुक सकते हैं। तो एग्जैक्टली किस लेवल पर रुकेंगे ये कहना मुश्किल काम है, लेकिन ये खरीदारी की रेंज है 15,600 15,000 और प्रिसाइजली करना है तो 15,575 15,625 रेंज है, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदारी करें, जहां से भी मार्केट आपको रिकवर होते हुए घूमते हुए नजर आए वहां से भी ले सकते हैं, एक चीज। दूसरा, बैंक निफ्टी भी 34,650 सपोर्ट रेंज के आसपास आ रहा है। थोड़ा और नीचे अगर आ जाए तो आप ट्राई कर सकते हैं 34,400, आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा तो 34,400 से 34,650 ये खरीदारी की रेंज है। तो बैंक निफ्टी भी खरीदारी की रेंज में आ रहा है। फिर भी मैं कहूंगा ज्यादा कंफर्ट खरीदारी में निफ्टी पर ज्यादा बनता है, क्योंकि निफ्टी कम कमजोर है। हालांकि बैंक निफ्टी ज्यादा गिर रहा है, लेकिन और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास वो भी आ रहा है। तो टुकड़ों में खरीदारी करें या फिर शुरू के 3-4-5 मिनट इससे सेटल होने दें, जहां से घूमता हुआ दिखे बाजार वहां पर आप खरीदारी करने का एक्शन ले सकते हैं। अच्छी बात यह आज कि गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, नहीं तो जनरली होता है कि एसजीएक्स निफ्टी दिखाता बहुत गैप से, हम गैप से खुलते नहीं, फिर गिरते हैं, फिर मौका मिलता है। आज गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो शुरुआत के 4-5 मिनटों में देखें, जहां आपको थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखे वहां से खरीदारी का मन बनाए। तो बहुत गैप से खुलने के बाद बेचना नहीं है, खरीदना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आप जरूर लगा कर रखें, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। जी क्लियर है सर। तो लेवल्स को जरूर रिस्पेक्ट करें, बट खरीदारी के लेवल्स के करीब आ रहा है और अगर डिप मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी है, और मोमेंटम निफ्टी में ज्यादा आपको दिखेगा फेवरेबल, पर नजर रखिए लेवल्स को जरूर रिस्पेक्ट करें, यह है सलाह। आइए फिर ओपनिंग के लिए 5 मिनट बाकी हैं, जल्दी से कुछ और स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं। सेठी साहब, सुप्रजीत इंजीनियरिंग अगर आप इसे ट्रैक करते हैं, सुंदरम क्लेटन और टीवीएस मोटर्स ने लगभग पूरी हिस्सेदारी कल बेची है और बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं 280 के आसपास। क्या राय बनती है सर इस ब्लॉक डील के बाद सुप्रजीत इंजीनियरिंग? बिल्कुल दीपांशु, देखिए बहुत ही एक शानदार क्वालिटी का ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है और एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सलाह कई बार मैंने भी चैनल पे दी है। इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। हालांकि कल ये जो ब्लॉक डील के जरिए इन्होंने जो स्टेक बेची है वो हो सकता है थोड़ा एक देखना पड़ेगा कि क्या कारण से उन्होंने बेची है, बट अदरवाइज फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे है और इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है यहाँ से भी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले महीनों में अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखे जाएंगे। ओके, तो आने वाले समय में अच्छी अपसाइड आपको यहां पर आती हुई दिख सकती है, नजर रखिए जहां तक सवाल है सुप्रजीत इंजीनियरिंग का। ग्लेनमार्क, बंसल जी इस पर राय दें, अगर डिफेंसिव फोकस आता है, ग्लेनमार्क वैसे भी मोमेंटम में रहा है, आज नोमोरा ने टारगेट 762 का बढ़ा दिया है, तो करंट लेवल से बड़ी गेंस देख रहे हैं ऑलमोस्ट 20% की। आपकी क्या राय है चार्ट्स पर सर? देखिए दीपांशु, कल भी स्टॉक ने चलने की कोशिश करी थी बट मार्केट की वीकनेस में गिरा। तो पहला तो इसमें 650 के लेवल्स पे नजर रखें। 650 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा दावेदार बनेगा खरीदारी करने के लिए, और अगर कोई इस न्यूज के चलते बाय करना चाहता है तो नीचे में एक सपोर्ट है 636 का, 636 का एक सपोर्ट है, इस लेवल्स के स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ओके, तो यह आपके लिए राय ग्लेनमार्क फार्मा पर भी। कुणाल जी जरा एलजी बाला पर अपनी राय दें, क्योंकि खबर आई है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 14 तारीख को 2% हिस्सेदारी इस काउंटर में खरीदी है और अब उनकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 7.25% की हो गई है। एलजी बाला अगर स्टॉक रिएक्ट करता है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर?
देखिए चार्ट बहुत शानदार है दीपांशु। कुछ सत्र पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा गैप बनते हुए देखा था और ये जो गैप है ये इसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है। तो एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकअवे गैप के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद उन लेवल्स के ऊपर टिक पाने में भी पिछले 3-4 सत्रों में कामयाब रहा है। तो मुझे ये चार्ट बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो कोई डिप आए तो उसमें बाय करना चाहिए। मजबूत सपोर्ट मुझे 390 के आसपास नजर आता है, डिप्स में खरीदें। ये स्टॉक 460 बाद में 480 तक के लेवल्स दिखाएगा तो गिरावट में बाय करने की राय है एलजी बाला ब्रदर्स। ओके, तो गिरावट में बाय करने की राय है। आज मौका मिलेगा या नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि 3% ऊपर खुलने की तैयारी में है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है यहां पर। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, किरण जी आप इस पर राय दें। सीएलएसए की कुछ कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कमेंट्री दी है जिससे मार्केट भी काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है और सीएलएसए का टारगेट भी 1160 का है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर? बहुत अच्छा सपोर्ट बहुत नजदीक है जो लगभग 970 के आसपास आता है। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यही से एक ब्रेकआउट मिला था तो ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो 1000 रुपीज का है। ये एक बार निकल जाए तो फिर 1030, 1040 के लेवल टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, तो ये है आपके लिए राय एचसीएल टेक पर। आइए अब बचे हैं 45 सेकंड बाजारों के खुलने की तैयारी। देखते हैं आज सेंचुरी मार्केट खुलेंगे नीचे और उसके बाद क्या होने वाला है बाजारों में, इस पर करते हैं फोकस। गैप डाउन ओपनिंग का फायदा आपको कैसे उठाना है। कुछ स्टॉक जो एक्शन में नाथ बायो 10% ऊपर है। बोर्ड बैठक के नतीजों के साथ डिविडेंड और बायबैक पर विचार करने के लिए स्टॉक बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा है। सीईएससी कल शानदार नतीजों के बाद 3.5% ऊपर 800 रुपए के करीब खुलने की तैयारी करता हुआ दिखा है। ये दो स्टॉक है और बीएफ यूटिलिटीज आज का एसआईपी स्टॉक 4% मजबूत खुलने की तैयारी ये स्टॉक भी करता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। तो ये 3 स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में तेजी की तरफ दिख रहे हैं। इस कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ खुलने का इरादा रखते हुए आइए निफ्टी बैंक 383 अंक नीचे और निफ्टी 119 अंकों की कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में और घंटी की आवाज दिखेगी और उसके साथ ही बाजार खुलेंगे। 15,657 115 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है शुरुआत। बैंक निफ्टी 350 अंक नीचे खुलता हुआ 34,650 के पहले सपोर्ट लेवल के करीब और 350 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा सेंसेक्स में। तो ये है आपके लिए पहली टिप पर 15,650 के आसपास निफ्टी, 34,650 के आसपास बैंक निफ्टी और 52,200 के आसपास सेंसेक्स। 0.5% का नुकसान है सेंसेक्स और निफ्टी में और बैंक निफ्टी 0.5% नीचे आता हुआ। कहां से आ रही है कमजोरी? अदानी पोर्ट कल के 8% की गिरावट के बाद आज फिर से 5% नीचे स्टॉक पर तेज कट आता हुआ दिखा है अदानी पोर्ट। टाटा स्टील 3% नीचे, हिंडाल्को में 2% का नुकसान आपको दिखेगा। तो मेटल शेयर अभी भी दबाव में है और इनके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल भी आज कमजोर खुलते हुए आपको नजर आएंगे। बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक 1 से 1.5% कमजोर है, एक्सिस बैंक कमजोर है और एचडीएफसी बैंक कमजोर है। तो बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में बिकवाली का दबाव है जिससे बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ दिख रहा है। एक्सिस, एचडीएफसी, ये सारे, इंडसइंड, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कमजोर। मजबूत क्या है निफ्टी में? वैसे टीसीएस और टाइटन मुश्किल से हरे निशान में 1/4% और इन्फोसिस तो हल्की फुल्की खरीदारी आईटी शेयरों में आती हुई दिखेगी आपको इस वक्त। आइए वायदा कारोबार की तरफ। 5% की गिरावट के साथ अदानी पोर्ट्स टॉप लूजर है, उसके ठीक पीछे अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% नीचे 4%। नेल्को यहां पर भी करेक्शन तेज होता हुआ दिख रहा है। अब 4% का नुकसान आपको नेल्को में दिखेगा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 3% नीचे है। एयू स्मॉल फाइनेंस ये भी 2.5% नीचे। एपीएल यानी कि एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड यहाँ पर 3% का नुकसान आपको नजर आएगा। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर आपको कमजोरी की तरफ। तो मजबूत क्या है? फेडरल बैंक जो QIP किया उसके बाद 1.25% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। ये है आज का मजबूत स्टॉक और बैंक से बाहर आने के बाद सन टीवी में दिखेगी आपको 0.5% की तेजी। तो ये स्टॉक आपके लिए मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं यहाँ पर आपको नजर डालनी चाहिए। इन स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। एसआईपी स्टॉक यूटिलिटीज यहाँ पर नजर रखिए। 8% का बड़ा उछाल बीएफ यूटिलिटीज में आता दिख रहा है। 460, 465 के आसपास का लेवल इस वक्त बीएफ यूटिलिटीज में। सीईएससी कल का एसआईपी स्टॉक आज दमदार नतीजे, 4% का बड़ा उछाल सीएससी में आता हुआ दिख रहा है। ये भी 30 रुपए ऊपर आपको नजर आएगा इस वक्त। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो भरपूर एक्शन में आपको दिखेंगे आज के सेशन में कैश मार्केट में। दीप बताइए कहाँ है आपकी नजर? हाँ, नाथ बायो एक और स्टॉक है जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 24 तारीख को नतीजों के साथ
बायबैक पर भी विचार होगा। ये भी एक और SIP स्टॉक है जहां पर 7% की तेजी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो SIP स्टॉक्स की तो बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिख ही रही है। साथ ही नतीजों के दम पर आप सोमानी सिरेमिक्स पर भी रिएक्शन देख रहे हैं। LG बाला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, HDFC म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसका पॉजिटिव रिएक्शन 4-4.5% की तेजी काउंटर पर आ रही है। ISGC यहां पर ऑर्डर विन की खबरों पर स्टॉक में एक्शन आ रहा है। मिंदा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की वजह से यहां पर भी आप 2% की तेजी देख रहे हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, हालांकि सुंदरम क्लेटन और TVS ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, बट स्टॉक एक्शन में है कल की बड़ी ब्लॉक डील के बाद। KC इंटरनेशनल पॉजिटिव ब्रोकरेज खबरें, कुछ ऑर्डर विन्स भी रही हैं, स्टॉक 2% ऊपर दिख रहा है। TCI एक्सप्रेस मार्केट का फेवरेट है, यहां पर एक्शन है। लिंकन फार्मा यहां पर थोड़ा प्रोमोटर एक्शन हुआ है, इसका भी आप इंपैक्ट स्टॉक पर देख रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है। मार्क्सन्स फार्मा में भी है खरीदारी, आज साइंट की EGM है उस पर नजर है, वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन देख रहे हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहां पर भी आप काफी समय बाद कुछ पॉजिटिविटी बनते हुए देख रहे हैं, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। इसके अलावा न्यूरेका और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये अपने नतीजों पर भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिए नजर, स्पेशली न्यूरेका में जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखती है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस नतीजों का रिएक्शन 4% नीचे, ये काउंटर आपको दिख रहा है इस समय। हिंदुस्तान कॉपर लगातार कमजोरी में रहा है, कॉपर के दामों में तेज गिरावट आई है, उसका असर दिख रहा है, स्टॉक कमजोर है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, IFB इंडस्ट्रीज, IRB इंफ्रा, इन सारे स्टॉक्स में आपको थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिख रही है। आइनॉक्स लेजर आज 2% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, साथ ही आप गिरावट आते हुए दिख रहे हैं सागर सीमेंट्स, जस्ट डायल, राइट्स और NCC पर भी। तो सर थोड़ा रोटेशन हो रहा है, जो आज बाजार का मूड माहौल है। कुछ स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी अच्छी तेजी आई थी वहां पर आप मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं, पर कोई ऐसे पैनिक नहीं दिख रहा। और नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर कई सारे कैश स्टॉक्स पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर रहे हैं। निफ्टी इस समय 15,680 के लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है, आधे % की सुस्ती के साथ। बिल्कुल दीप, तो जो हम कह रहे थे कि जहां खुला है वो सपोर्ट रेंज पर है और शायद वहां होल्ड होना चाहिए। शुरुआती 5 मिनटों में 4 मिनट हो गए, होल्ड होता हुआ दिख रहा है। जहां खुला वहीं से रिकवरी, और 34,650 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 15,650 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हल्का फुल्का सपोर्ट इन लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, और वो ध्यान में रखिए 11 बजे एसेट मोनेटाइजेशन पर कैबिनेट सचिव की बैठक होगी। देखते हैं इन एसेट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड ढेर सारी सरकारी कंपनियों के स्टॉक हैं जिनके पास बड़ा लैंड बैंक है, बड़ा एक्शन है, वहां में किन किन कंपनियों पर क्या क्या डिस्कशन होता है, वो हम थोड़ी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे और उस पर हम फोकस भी करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, उन पर नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर आती हुई दिख रही है आपके लिए, और ये बड़ी खबर हो सकती है आज के लिए कुछ कंपनियों के लिए लिहाज से। एसेट मोनेटाइजेशन पर कैबिनेट सचिव की एक अहम बैठक होने जा रही है, इस पर नजर रखेंगे। दीप, इससे जरूरी और कोई जानकारी आती दिख रही है? बिल्कुल सर, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, एसेट मोनेटाइजेशन पर कैबिनेट सचिव की बैठक है, इसके इंडिकेशंस भी आ रहे थे सर। और जिस तरह से काफी सारी कंपनीज के डाइवेस्टमेंट पर फोकस है, हमने कल BEML के मैनेजमेंट से भी बात करी थी और उन्होंने एक सेपरेट सब्सिडी बना दी है अपने लैंड मोनेटाइजेशन के लिए, तो उस कंपनी पर डेफिनेटली फोकस आएगा। BHEL की हम लगातार बात कर रहे हैं, वहां पर भी नजर रहेगा। BPCL का भी कुछ एक्सेस लैंड है जहां पर डाइवेस्टमेंट होगा, कॉनकॉर भी फोकस में आता है। तो ढेरों पब्लिक सेक्टर कंपनीज, स्पेशली जहां पर डाइवेस्टमेंट एक ट्रिगर है, वो सारे के सारे स्टॉक इस खबर के दम पर फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर है सर, और डेफिनेटली इसका इंपैक्ट हम आते हुए देख रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीज की बैठक है और सारे के सारे PSU स्टॉक्स, स्पेशली डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स फोकस में आ रहे हैं सर। इनफैक्ट आपसे यही सवाल करना था सर, क्योंकि BEML ने एक कॉर्पोरेट एक्शन करा है रिसेंटली सब्सिडरी बनाने का, हमने कॉनकॉर के मैनेजमेंट से बात करी, उन्होंने कर दिया है ऐसा काम। BHEL के नतीजों पे भी हमने देखा सर, 1900 करोड़ का उन्होंने एक प्रोविजन लिया है ताकि कहीं ना कहीं ये जो आगे के एसेट बिक्री है उस पर फोकस किया जा सके। तो ये सारी चीजें अगर कंबाइन करें तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में इसी खबर पर आ रहे हैं सर। और देखिए BEML तो पॉजिटिव भी हो गया, कैसे देखें इसे? बिल्कुल दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अब सरकार एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आज के लिए मेरे ख्याल से इस एजेंडा में सबसे ऊपर BEML ही होना चाहिए। BEML का स्टॉक ही आपको फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसी पर बात आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो BEML ये स्टॉक रहेगा, और ऑलरेडी पिछली बार जो डेवलपमेंट हुए उसमें इसको एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर एक अलग SPV बनाने को मंजूरी भी मिल चुकी है, और उसी पर आगे बात बढ़ती दिखेगी।
जाएगी। तो ये है वो स्टॉक जहां पर आपको फोकस करना है इस खबर के दम पर। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, आज 11 बजे एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर यहां पर सेक्रेटरीज की बैठक होगी और BEML होगा वो स्टॉक जिस पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले एक्शन होने की पूरी तैयारी है। इस पर रखिएगा फोकस और देखिए स्टॉक आप मजबूती से दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। तो आज के लिए ये एक बड़ी खबर और इस बड़ी खबर पर BEML का जो है स्टॉक वो रहेगा एक्शन में भी। देखते हैं BEML के अलावा भी अगर कोई और स्टॉक्स ऐसे होंगे जिन पर एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर कोई बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं तो हम उस पर भी नजर रखेंगे, लेकिन BEML पर होने की संभावनाएं पूरी है। और ये वो स्टॉक है जो बंसल जी को लगातार पसंद आता दिखा है, कुणाल जी को लगातार पसंद आता दिखा रहा। आपने 1700 रुपए के बड़े टारगेट भी दिए, लेकिन आज के लिए छोटे टारगेट्स इंट्राडे के लिहाज से भी और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी जरा चार्ट पर बताइए। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, अगर छोटे टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 1355 का लेवल नीचे में, उन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और 1375 के अराउंड चल रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 1386 1387 के ऊपर। तो टारगेट्स को तो यहाँ पर 1387 के ऊपर अब फ्रेश खरीदारी की राय होगी। 1387 का स्तर टूटते हैं तो अनिल जी एक बड़ा रिवर्सल होगा 1387 के ऊपर। और छोटे टारगेट्स की बात करें तो भी 1418 से लेकर 1424 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एक बार 1387 के लेवल टूटते हैं तब। बिल्कुल, तो नजर रखिए। और कल हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी इसके बारे में और BEML फ्रंट एंड सेंटर है। कल मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर। साथ ही पावर ग्रिड और गेल यहां पर भी कुछ एसेट्स के मोनेटाइजेशन पर सरकार का फोकस हो सकता है। कोल इंडिया, NLC इंडिया यहां पर भी आपको फोकस आते हुए दिख सकता है। तो BEML पर तो रखिए नजर, साथ ही कुछ और जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स हैं जैसे कॉनकॉर फोकस में रहेंगे। पर इसके अलावा पावर ग्रिड, गेल के कुछ एसेट्स, कोल इंडिया, NLC इंडिया के कुछ एसेट्स, साथ ही नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट्स के भी एसेट मोनेटाइजेशन पर फोकस किया जा सकता है। तो बड़ी बैठक होने वाली है, हमारी कल की एक्सक्लूसिव खबर थी और इस पर इन ढेरों स्टॉक्स पर आप रिएक्शन आते हुए देख सकते हैं। नजर रखिए आज सरकार की तरफ से अगर कुछ और डेवलपमेंट होता है यहां पर या नहीं। पर आइए कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। चलते हैं पालविया साहब के पास, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताएं पालविया सर। तो दीपांशु जी हमें बाय करना है पावर सेक्टर से टाटा पावर। टाटा पावर का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है जिस तरीके से कल के सेशन में जो बाइंग एक्शन बनी थी और आज वापस ओपनिंग के बाद से स्टॉक में जिस तरीके से फॉलोअप बाइंग दिखाई है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद वापस से रिकवरी जो दिखाई है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में 129 131 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा पावर फ्यूचर बाय करेंगे 125 रुपए 40 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम इंट्राडे का 123 रुपए 50 पैसे का। ड्यूरिंग द डे टारगेट आना चाहिए 129 131 के। तो टाटा पावर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो टाटा पावर पर करनी है खरीदारी, ये है आपके लिए पालविया साहब की राय। वीक बाजार में भी स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। कल यहां पर भी हमने मैनेजमेंट से बात करी थी और इनके रिन्यूएबल कारोबार को लेकर बाजार में काफी एक्साइटमेंट है। आइए देखते हैं किरण जी को क्या पसंद है। बिगुल किरण के कमाल। बताएं किरण जी। दीप, 2 दिन पहले मैरिको मैंने रिकमेंड किया था, उस दिन टारगेट सेट हुआ है, अभी वापस एक बार ब्रेकआउट दे रहा है और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टॉक में देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि इधर 510 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए, थोड़ा सा नीचे है तो और बाय करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मोमेंटम में स्टॉक देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट 522 और दूसरा टारगेट 525, ये दोनों टारगेट आज ही हासिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ओआई भी देखा जाए तो 2 नंबर पे है, लगभग पहले 10 मिनट में 4% ओआई चेंज, बहुत अच्छी बात होती है। और जिस तरीके से वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मेरा मानना है ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं। डिफेंसिव फोकस भी आप थोड़ा बना कर रख सकते हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स 2 दिनों में एक्शन में है। मैरिको डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ किरण जी की कॉल। स्वागत करते हैं सिमी जी का, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम।
वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगता है कि मैं एक आईटी में एम्फोसिस को मुझे अच्छा लग रहा है। एम्फोसिस एकदम ऑल टाइम हाई में चल रहा है, इसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। अभी 21-29 है, करंट लेवल पर ही खरीदने का सलाह होगा, ये ऑल टाइम हाई में है। 2100 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और पहला टारगेट होगा 2155, दूसरा होगा 2170, तीसरा होगा 2190। तो तीनों टारगेट्स के लिए एम्फोसिस को खरीदने का सलाह होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस मूव में ये स्टॉक 2200 का लेवल भी पार करके आगे निकल जाएगा। मेरा दूसरा स्टॉक होगा एक छोटा सा बीएफ यूटिलिटी, करंट लेवल पर ऑलरेडी बढ़ चुका है, दोनों स्टॉक ही ऑलरेडी लोअर लेवल से बढ़ चुका है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 475 का मेरा पहला टारगेट था, जब लास्ट टाइम मैंने एसपीएल मिड कैप में शॉर्ट टर्म पिक दिया था, मेरा 475 का ही टारगेट था। तो 475 के आसपास ही आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट होगा 495, 510 और 522। ये तीनों टारगेट के लिए बीएफ यूटिलिटी को खरीदने का सलाह होगा। 446 का आज डे लो के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और दोनों ही आगे 1-2 दिन के लिए होल्ड करेंगे अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो तो। बीएफ यूटिलिटीज आज का एसआईपी स्टॉक सिमी जी को भी पसंद है, पहले भी ये रेकमेंड कर चुकी हैं, रिसेंटली एसपीएल मिड कैप्स में भी रेकमेंड किया था और आज ऑफ कोर्स मोमेंटम में आ रहा है एसआईपी स्टॉक्स में हाईलाइट करने के बाद। तो यहां पर भी अब आप 500 के ऊपर के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए। थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है, 15700 के ऊपर निफ्टी आपको आते हुए दिखा है। सारी स्टॉक्स जहां पर गैप डाउन दिखा था वहां पर निचले स्तर से रिकवरी आ रही है। बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 34750 के ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए दिखा है। सुस्ती जरूर है बट निचले स्तरों से आपको रिकवरी भी आती हुई दिख रही है और इसमें बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन इस समय बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, बाजार अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की इस समय कोशिश करते हुए दिख रहा है। इंडस टावर्स, वागे साहब इस पर नजर डालिए, लंबे समय बाद फोकस में आए, काफी समय से इस पर बात नहीं हुई है, एक रेंज में ही अटका हुआ था, आज थोड़ा एक्शन दिखा रहा है बाजार के रोटेशन में। कोई मूव आती हुई दिखती है सर या अवॉइड करना चाहिए? दीपांशु मूव आएगी तो भी 260 तक आएगी, वहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 260 ब्रेक कर देता है तो फिर ये सीधे 10-15 रुपए की मूव बहुत फास्ट दे सकता है। तो मेरे को इंटरेस्ट एज अ ट्रेड होगा 260 के पार निकलने के बाद। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडस टावर पर आती हुई सेठी साहब की तरफ, माफ कीजिए वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, वक्त एक स्पेशल पिक का, स्पेशल भी है एल्गो भी है, डबल स्पेशल हो गई। मतलब कुणाल जी और राकेश जी कुछ कमाल करने की तैयारी में बिहुल। कुणाल जी, राकेश जी, बड़ी समस्या है आपके साथ में एक है कि कितने तरह के बिगुल बनाए जाएं आपके लिए। एल्गो पिक, स्पेशल पिक, चार्ट कॉर्नर, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द सीरीज, पिक ऑफ बर्थडे, मतलब आपने कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं। इतनी क्रिएटिविटी कूद कूद के भरी हुई आप में कि हर एक मुगर। आज मैंने पहली बार देखा स्पेशल एल्गो पिक। बताएं सर अब ये क्या है, बताइए इसके बारे में। अनिल जी देखिए, स्पेशल एल्गो पिक है क्योंकि इसमें एल्गो जैसा मोमेंटम है और चार्ट बहुत ही दमदार है। बड़ा ब्रेकआउट इस पूरे ग्रुप के सभी शेयर्स में होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है बॉम्बे डाइंग, भाव चल रहा है 97 रुपए का 97। बॉम्बे डाइंग में खरीदारी की राय है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का मोमेंटम और वॉल्यूम एडिशन हुआ है, कल भी स्टॉक में तेजी थी जब बाजार कमजोर हो रहा था उस वक्त भी, और आज हमने इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखा है 95 रुपए के ऊपर। ये कई सालों का ब्रेकआउट है कि जो कि बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल रहा है। इन स्तरों पर बॉम्बे डाइंग को खरीदना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, लकीर टूट रही है और एकदम टाइमली इसको कवर हो रहा है। 93.5, 93.50 का स्टॉप लॉस है, 105, 105 पहला टारगेट, 110 दूसरा टारगेट और बॉम्बे डाइंग है हमारा स्पेशल एल्गो पिक। 105, 110 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी बॉम्बे डाइंग में। ये है राय आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और इस बीच राय आती हुई दिख रही है आपके लिए आशीष सर की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि निफ्टी का जो शॉर्ट कॉल कल बनाने के लिए उन्होंने बोला था उसमें पैसा बन रहा है, आप आराम से कवर कर लीजिए, एंजॉय योर लाइफ। और प्रॉफिट बुक करने की राय दी है उन्होंने। और एक कॉल खरीदार दो बेचा था ना, वो याद है ना आपको, वही वाला। और साथ ही टाटा पावर और ओएनजीसी में बिल्कुल भी पैनिक ना करें, वो भी नहीं कर रहे, आप भी मत करो। तो पैनिक ना करें, होल्ड करें, चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स के मुकाबले में, बाजार के मुकाबले में ये दोनों स्टॉक्स आपके लिए एकदम आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और
इस बीच बॉम्बे डाइंग एसपीएल लॉन्ग मिड कैप स्टॉक में पालिया साहब की भी पोजिशनल पिक थी, लॉन्ग टर्म पिक थी। पालिया साहब आपके टारगेट्स कुछ रिवाइज हुए या आ गए हैं, क्या है स्टेटस? नहीं अनिल जी, जो मैंने टारगेट डिफाइन किए थे वो 120 130 तक के, तो बिल्कुल वो टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है स्टॉक और काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो बिल्कुल होल्ड करें। और अभी कुणाल जी, राकेश जी ने भी रिकमेंड किया है, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत जल्द ही टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, तो बॉम्बे डाइंग आपके टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैश के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। बीएफ यूटिलिटीज खरीदारी करने की राय सिमोनी जी, राकेश जी, कुणाल जी को पसंद आया बॉम्बे डाइंग। और अब जैन साहब को क्या पसंद आ रहा है वो भी जान लेते हैं। वक्त है जैन साहब के जेम्स का। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर क्या लाए हैं आज? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का मार्केट बढ़िया है स्टॉक्स को निकालने के लिए। एनआरबी बेरिंग्स एक स्टॉक में लेके आया हूं क्योंकि मुझे अभी एक करेक्शन ओवरड्यू लग रहा था और बहुत जरूरी था, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, एग्रेसिव ऑन डिफेंसिव। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट में जिस तरीके से स्टॉक्स निकलना बहुत कठिन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं होगा कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे ही कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बट एनीवेज नेवरदलेस मुझे ऐसा लगता है कि 15,500 15,450 एक अच्छा लेवल है जहां पे सपोर्ट मिलेगा और खूब आइडियाज और निकलेंगी। सो एनआरबी बेयरिंग्स की मैं अगर बात कहूं तो ये पायनियर है निगल रोलर बेयरिंग्स का और इंडिया का फर्स्ट प्रोड्यूसर है इस चीज का। और 90% ऑफ द इंडियन व्हीकल्स जो भी रोड पे दिखते हैं उनमें एनआरबी का प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो इस तरीके की पेडिग्री वाली कंपनी है, 1965 से कार्यरत है ये कंपनी, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, अच्छा प्रोमोटर बैकग्राउंड है। सो ओवरऑल अच्छा एफआईआई डीआईआई सबका कॉन्फिडेंस भी है स्टॉक के ऊपर। और मैं देख रहा था किस तरीके से इसके रेटिंग्स वगैरह देख रहा था, तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है। फिर दूसरा में कई रिसर्च हाउसेस भी इसको कवर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस है। कई बार क्या होता है, कई स्टॉक्स में ऐसे लाता हूं जहां पे कवरेज दूसरों की होती नहीं है, तो इससे मेरे को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ रहा है। और दूसरी बात अब मैं देखता हूं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि बहुत इंप्रेसिव थे, मतलब मार्च 2020 में 4 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2021 में 35 करोड़ का पैट। और पिछले देखिए जब कोरोना के पहले ही इस सेगमेंट को, तो एक्चुअली कोरोना लगा हुआ था, एक्चुअली 2-1.5 सालों से ये कंपनियां अच्छा नहीं कर रही थी। 2018-19 के लेवल से ही बहुत मतलब इनके बैलेंस शीट में कोई ज्यादा वो नहीं दिख रहा था, तो इसलिए ग्रोथ के नंबर्स अगर कैगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। बट हमें अब लास्ट 2-3 क्वार्टर देखते हैं तो दिसंबर का पैट भी 23 करोड़ का था, मार्च का पैट 35 करोड़ का है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। पिछले कई सालों में ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जब देख रहा था तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि आपने डीआईआईज ने इसमें बढ़ाया है 19% से 20-20.5 तक, और कुछ अच्छे नाम डीआईआईज में भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड है, जैसे कि नालंदा इक्विटी है, एकाशिया पार्टनर्स है। फिर मैं ओवरऑल देख रहा था कि किस तरीके से डीआईआईज है, तो उसमें भी स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो कि बढ़ाते जा रही है और 9.25% का इक्विटी है उनका भी, सो दैट आल्सो गिव्स अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस। तो इस टाइप की पेडिग्री, इस टाइप की कॉन्फिडेंस जिसमें कंपनियों में लोगों को है, मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए और हर गिरावट पे कहीं घबराना नहीं है और आराम से 150-155 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदें। ओके, 150-155 तक के टारगेट के लिए एनआरबी बियरिंग में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। आइए इस पर एक बार जल्दी से एक बार जैन साहब को धन्यवाद भी दिलवा दिया जाए और कुणाल जी के चेहरे पे मुस्कान भी लाई जाए। कुणाल जी खुश हैं आप? अनिल जी देखिए, मैं खुश होता अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी होता। तो अनिल जी पहले होता था, एक जमाने में चारों बेयरिंग के स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में थे। एनआरबी बेयरिंग को कुछ समय पहले मैंने जी अनिल जी कुछ समय पहले एग्जिट कर दिया था, लेकिन अब अनिल जी बिल्कुल मेरे मन की बात की है अभी संदीप जैन साहब ने। अनिल जी बिल्कुल मेरे रडार पर ये स्टॉक था, पिछले कुछ दिनों से मैं इसको वापस से देख रहा था। चार्ट पर एक बहुत अच्छा बेस बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, तो मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस स्टॉक में बहुत दम है अनिल जी, पहले बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा है, दोबारा से चार्ट पर अब तेजी बन रही है, तो ये स्टॉक है जिसको फिर से खरीदारी के लिए देखना चाहिए। और अब जैन साहब ने रेकमेंड कर दिया, ग्रीन लाइट दे दी, तो अनिल जी बिल्कुल वापस पोर्टफोलियो में इसका शुमार होगा।
क्या आपको 1, 2, 5, 10% या 20, 25, 80, 70, 80% जितना भी परसेंट हो, ऐसा कोई संदेह है मन में, या संदेह ना हो, यकीन भी हो सकता है कि जैन साहब को पता चला हो कि आपने इसको पोर्टफोलियो से निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने चिढ़ाने के लिए आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया हो कि देखो आपने निकाल दिया, ये भागेगा। यानी कि अभी जैन साहब कह रहे थे मैंने शेयर होल्डर्स की सूची देखी थी, इतनी डिटेल में नहीं देखी होगी अनिल जी की इतनी छोटी छोटी पोजीशंस भी उन्हें दिखाई पड़े, तो अनिल जी मैं मान के चल रहा हूं बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू जैन साहब। इतना भी मत दो, 1-2% तो रखोगे, थोड़ा पता चलता तो। हाँ अजय साहब ईमानदारी से बताना, पता चलता तो रिकमेंड करते कि नहीं करते, ये बताओ। क्या कुणाल जी ने भेज दिया, इतना बढ़िया शेयर क्यों बेचा, चलो रिकमेंड करते हैं। नहीं, मैं फिर और गहन रिसर्च में जाता है, कुणाल जी ऐसा क्या लगा, आपने क्यों निकले इस स्टॉक से? कि कुणाल जी की रिसर्च देखो बहुत तगड़ी है अनिल जी, और जो एमएनसी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ रहते हैं तो इसका मतलब है कि 24 कैरेट स्टॉक्स लेते हैं ये। तो अब तो मैं टेंशन में हूं कि एनआरबी बेरिंग से कुणाल जी निकले क्यों। अब सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है और मैं जरूर से उनको व्हाट्सएप करूंगा इसको ले। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं सच्चा। मैं 1.5 साल पहले निकला था अनिल जी, अभी नहीं निकला हूं। जो ये सोचे कि कोई हो गया बढ़िया, और ये हाँ नहीं ठीक बात है। तो ये सोच है कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर निकला तो फिर ये पता लगाया जाए कि क्यों। बाकी तो मैंने मजे लेने के लिए आपसे पूछा था कि क्या आपने टांग खिंचाई करने के लिए तो रिकमेंड नहीं किया, लेकिन हाँ ये थॉट प्रोसेस बहुत सही है कि अगर कोई बड़े इन्वेस्टर बड़े फंड बेच रहे हैं तो फिर पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और। चलिए बढ़ते आगे, सचिन जी हमारे साथ तैयार है और वक्त है उनकी कुछ पिक्स लेने का। बताएं सचिन जी ऑप्शन स्ट्रेटेजी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जिस तरीके से आज पावर सेक्टर और पावर के रिलेटेड स्टोरीज में खुशहाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कमिंग इंडिया एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 860 निकालने के बाद स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम होना चाहिए। तो 840 का कॉल खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 29 रुपए के आसपास है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 20 रुपए के आसपास, एंड एक ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 45 पास। तो खरीदारी करनी है क्यूमिंस इंडिया के 840 के कॉल ऑप्शन में, स्टॉप लॉस 20, टारगेट 45। जो सेकंड कॉल है वो एक कॉन्ट्रा कॉल होगा, और मुझे लग रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में पिछले जो दिनों से गिरावट हुई है वो कहीं जाकर 500 490 के आसपास अरेस्ट होनी चाहिए और एक अच्छा पुलबैक यहाँ पर आना चाहिए। तो इसीलिए से 500 का जो कॉल ऑप्शन है, जो लगभग अराउंड 1300 रुपए के आसपास है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिक्लाइन से इसे खरीदना चाहिए। लगभग 11 के आसपास का एक कंडीशनल बाय होगा, 8 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस, और 1 से 2 दिनों का टारगेट होगा अराउंड 16 का। खरीदारी करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस के 500 के कॉल ऑप्शन में, 11 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस 8, टारगेट 16। ओके, तो LIC हाउसिंग यहां पर गिरावट के बाद अब रिकवरी आ सकती है, स्टॉक भी निचले स्तर से रिकवर होकर सपाट हो गया है। और कमेंट्स ये हैं 2 कॉल्स आपके लिए सचिन जी की तरफ से। शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। इंडेक्स पर भी एक बढ़िया कॉल देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर, स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आपकी स्ट्रैटेजी। वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। दीप खरीदना है 15,700 का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी 136 पर मिल रहा है, बट ये 24 जून की एक्सपायरी का है। 15,700 का कॉल ऑप्शन 136 पे खरीदना है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, जो मंथली एक्सपायरी भी है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आप प्लेस करेंगे 105 पर। पहला टारगेट जो ऊपर में बनेगा 169 का है, सेकंड टारगेट बन रहा है 185 का। 169, 185 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है, एक इमीडिएट बाउंस बैक के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, कल एक फॉल वो आया, अब अच्छे लेवल्स पर निफ्टी आ भी चुका है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो आज खुलते ही स्पॉट में लो बना है लगभग 644 के आसपास है, 625 के आसपास सपोर्ट था, तो थोड़ा पहले ही रिवर्स हो गया। बट नेवरदलेस मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जो ऊपर की तरफ बाउंस बैक देगा, तो इमीडिएट लेवल्स पर हमें टारगेट जो दिख रहे हैं वो 760 के स्पॉट पे, और 760 के बाद लगभग 780 तक देखने मिलेगा। तो 15,760, 15,780 तक का एक छोटा सा बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद फॉर क्लियर होगा दीप, और मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिलेगा कि नीचे।
बट एक छोटे से बाउंस बैक के लिए कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं निफ्टी का 15,700 के स्ट्राइक का। 15,700 की स्ट्राइक का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें। और कल वाला जो आपका पुट ऑप्शन, अरे ये कमाल ही कर दिया। मतलब मुझे मजा इस बात में आता है कि आप दोनों तरफ के जो ट्रेड दे देते हो ना, जहां पर शॉर्ट वाला है तो पुट भी आपने खरीदारी करने की राय दी। कल पुट दिया था ना आपने निफ्टी का 15,850 वाला पुट, राइट? 15,850 का इन द मनी पुट दिया था, करेक्ट? जी बिल्कुल अनिल जी, वो पुट ऑप्शन दिया था और उसके इनफैक्ट सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, टारगेट से भी ओवर अचीव हो गया आज मॉर्निंग में। ओके, ठीक है, चलो बधाई, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ अब खरीदारी भी करें, यानी कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपर आपको पुट ऑप्शन और ट्रेडिंग रेंज के नीचे कॉल ऑप्शन, दोनों तरफ के बेहतरीन ट्रेडिंग ऑप्शन आपको निफ्टी में जय की तरफ से। निफ्टी बैंक निफ्टी में शानदार प्रदर्शन जय का आपके लिए तैयार है। एक और शानदार स्टॉक आ रहा है राजेश पालिया साहब की तरफ से बिगुल के साथ। बताएं राजेश जी। तो अनिल जी, कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है और मार्केट में जो डिप लेने के बाद मार्केट में जो स्टेबिलिटी आई है और रिकवरी जो नीचे से देखने को मिली, तो कैश सेगमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। उसमें मुझे रोजेल इंडिया ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखे डेली वीकली सेटअप में, तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से इसके सेटअप बने हैं, ये स्टॉक में मुझे लगता है काफी बड़े टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 185, 190, मुझे लगता है कि ये टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में भी आते हुए दिख सकता है। ड्यूरिंग द डे के टारगेट जो हम सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए 176, 178 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इस स्टॉक को बाय करने के लिए 162। बट जिस तरीके से इसमें वीकली और डेली सेटअप बना है, मुझे लगता है अगर इसको 1 से 2 दिन का समय देंगे तो 185, 190 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना और जिस तरीके से इसमें एक्यूमुलेशन पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, वो ये दिखाता है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए मूव करता हुआ दिखेगा। अगर इसका प्रीवियस स्विंग हाई देखें तो वो था करीब 177 का, अगर वो ब्रेकआउट होते हैं तो फिर स्टॉक में एक बड़ा अपमूव यहां से बनते हुए दिख सकता है। तो ये है आपके लिए रोजेल इंडिया, जहां पर खरीदारी करने की राय। और देखिए राजेश जी, आप सही वक्त पर हमारे साथ हैं और जैन साहब भी सही वक्त पर हमारे साथ हैं। जेम्स का स्टॉक देने के लिए अभी तक अच्छा और डिस्कनेक्ट हुए नहीं है और जैन साहब के पसंद का शेयर आए। मेरे ख्याल से जैन साहब ने हाल ही में थोड़े दिन पहले इसे रिकमेंड किया था। एक बार जैन साहब से भी मैं अपडेट ले लूं, उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट का क्या स्टॉक है, ये स्टॉक रहा है। तो जैन साहब जरा बताएं, रोजेल इंडिया आपको पसंद है ना फंडामेंटली? बिल्कुल 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 अनिल जी, ये जो अपना एक स्पेशल टाइम लेके मैं जो आया था, कई बार वो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते हैं ना, तो कल सुबह सुबह मैं सोच रहा था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री का एक अलग मजा और वो स्टॉक्स खूब चलते हैं। तो रोजेल इंडिया उस दिन मैंने 122-23 के लगभग पे दिया था और 137 रुपए हुआ था, फिर उसके बाद नीचे आया। और देखिए मजे की बात, जब हमने इस स्टॉक को इस चैनल अपने चैनल पे रेकमेंड किया तो बहुत बड़े फंड का भी एग्जिट हुआ था, तो उसकी वजह से एक साथ एक बार नीचे आया था स्टॉक, फिर वापस से कन्विक्शन बढ़ा 122-23 पे, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और चाय पत्ती के स्टॉक्स बहुत अच्छा चल रहे हैं, टीमें हैं, फिर साथ में एरोस्पेस, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे भी अलग से सेगमेंट इन्होंने क्रिएट किया है, वहां पे भी ये लोग काफी फोकस्ड है। सो आई एम वेरी बुलिश और आई एम सो थैंकफुल, राजेश जी ने भी इसको कवर किया और मुझे लगता है कि ये बहुत सस्ते लेवल्स अभी भी 160, 120 से हो गया। और ये 3 स्टॉक्स मैंने जो दिए थे अनिल जी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे मई की 14 तारीख को दिए थे और ये दोपहर की 2:50 पे। अच्छा कुणाल जी, ओके जी, कुणाल जी एक राय लेनी थी आपसे। ये जो जैन साहब ने अभी बोला उसी पर मैं सोच रहा हूँ किसी से तो राय लूं, किससे पूछूं, आप ही बता दीजिए। ये जैन साहब जो कह रहे हैं कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है उसके स्टॉक्स बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो जैन साहब का रोज सुबह 9:30 बजे वाला जेम्स है और जो हर बुधवार को एसपीएल मिड कैप स्टॉक से क्या उसे बंद करके अचानक से किसी दिन वाइल्ड कार्ड पे बुला ले, वो ज्यादा ठीक है? ऐसा करना चाहिए हमें? कुणाल जी आपकी राय? अनिल जी देखिए, अब जैन साहब को आप रोक नहीं सकते अनिल जी, जैन साहब के पास जेम्स इतने ज्यादा हैं, तो अनिल जी अगर आप उनको आने जाने पर रोक टोक लगा पाना मुमकिन नहीं है अनिल जी। अच्छा
आप तो भाई साहब वो पूरे देश के लिए, अभी तक तो मैं देश का ही सोचा था, आप तो पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, पॉलिटिकल हो या आशु मदान जी जैसे ऑलराउंडर हो, सबके अध्यक्ष बन के छोड़ेंगे, सबके अध्यक्ष बन के यही छोड़ेंगे। जिस हिसाब, मतलब कहाँ से इतना पॉलिटिकली करेक्ट आंसर लेके आते हैं, वाह गजब है जी। बंसल जी कुछ टिप्पणी करें जी, बंसल जी बोलिए। अनिल जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैन साहब को, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है अनिल जी, एक्चुअल में अगर आप देखा जाए, फैक्चुअली अगर आप देखें तो वो बैकडोर एंट्री होती है। तो जैन साहब को मैं बता रहा हूँ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ नहीं होती है, वो एक बैकडोर एंट्री होती है। जैसे अनिल जी ने सारे पैनलिस्ट को एक नोटा का एक बैकडोर वाला बटन दे रखा है, तो वाइल्ड कार्ड इज नथिंग बट अ बैकडोर एंट्री। देखिए बंसल जी हर चीज में कुछ न कुछ निकाल लेता है, लेकिन जैन साहब वाकई में आपके वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली, ये तो मैंने भी नोटिस किया कि जब भी आप स्पेशल अपीयरेंसेस, मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं कहूंगा, विशेष आकर्षण जब फिल्मों में पहले आता था ना, मतलब गेस्ट अमिताभ को और अक्षय कुमार को जैसे डाल, बड़ी कमाल के। एग्जैक्टली, तो मतलब जैन साहब ने बता दिया कि वो अक्षय कुमार जैसे हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए ओके, तो जैन साहब ऐसी स्पेशल अपीयरेंसेस बनाए रखें और रेगुलर तो आपकी हमेशा रहेगी। आइए अगला बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी एचपीसीएल बाय करके चलना है, 310 का एक रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। कल भी ये स्टॉक अच्छा चला था, मुझे लगता है आज भी ये मूव कंटिन्यू होगी, ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। 311-311.10 का करंट प्राइस है, इसमें बाय करें। 308.20 का स्टॉप लॉस होगा, लगभग एक रुपए की रिस्क होगी। और ऑन द अपसाइड 320 का पहला टारगेट, 325 का दूसरा टारगेट। 320, 325 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको एचपीसी है। और किरण जी की भी पसंद का स्टॉक एचपीसी है। किरण जी आपके भी लेवल्स बताएं सर साथ में। ओहो, बहुत दिनों बाद किरण जी से बात करने का मजा आया, नहीं तो आजकल तो मजा ही नहीं आ रहा था, इतने दिन हो गए। किरण जी कभी म्यूट करना भूल ही गया, आज बड़े दिनों बाद आपने म्यूट किया, वाह किरण जी, जो खुशी मिली हमें हम बता नहीं सकते, मतलब इतनी खुशी हुई है। इतने दिन आदत बिगड़ गई थी आपकी, म्यूट करना भूल गए थे। नहीं अनिल जी, ये मस्ती वापस लानी थी, इसलिए मैंने बताए सर जी। अनिल जी इधर थोड़ी पावर गई है, पर फिर भी मैं बात कर पाऊंगा आपसे। एचपीसीएल बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन चेन डेटा में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल का जो रेट है अभी 310 का रेट चल रहा है। इधर एक बहुत बड़ा ऑप्शन चेन डेटा में बैरियर था, लगभग जो क्रॉस कर दिया है। मेरा मानना है कि आपके टारगेट्स काफी बड़े देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट जो होगा वो रहेगा लगभग 320 का, और अगर आज की क्लोजिंग 320 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो फिर स्टॉक में री रेटिंग होती नजर आ जानी चाहिए। तो मेरा मानना है कि 320 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो अनिल जी 350-360 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाने चाहिए। लगाओ जोर, वागले साहब भी लगा रहे हैं, आप भी दो हेवी वेट है, तो क्यों नहीं 320 के ऊपर बंद हो जाए। आज 11 बजे एक अहम बैठक है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की। इस बैठक पर आपको नजर रखनी, जिसमें पेट्रोल और डीजल के जो बढ़े हुए दाम है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और तीनों कंपनियां एचपी, बीपी, आईओसी, जो तीनों तेल कंपनियां हैं, इनके टॉप मैनेजमेंट को भी वहां पर बुलाया गया है कि भाई किस तरह से जो क्रूड के दाम बढ़ गए, इसके चलते हुए जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं हिंदुस्तान में, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे काबू में करें, इस पे सब पे बातचीत होगी। तो थोड़ा ये ध्यान में रखने वाली बात है। आज ये एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के लिए ये काम की अहम खबर हो सकती। तो वागले साहब और किरण जी दोनों को पसंद है एचपीसीएल। आइए नतीजे आएंगे, कमाई करेंगे। अब आजकल रोज नहीं आता, रोज इसलिए नहीं आता कि भाई नतीजे हो गए कम, और हर एक तो आपको बता नहीं सकते। जहां पर वाकई में अच्छे और दमदार नतीजों की उम्मीद हो वही तो आपके सामने ला सकते हैं। तो चलिए कुशल जुड़ रहे हैं हमारे साथ बताने के लिए कौन सी है वो कंपनी जिसका आएंगे बेहद दमदार रिजल्ट्स। बताए कुशल।
अनिल जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इसके दमदार आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए इसके नंबर्स जो है कल आने वाले हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इनका ऑर्डर इनफ्लो देखिए वो FY21 में करीब 54% की ग्रोथ का हम अनुमान करके चल रहे हैं। और यहां पर इतनी बड़ी ऑर्डर इनफ्लो होने की वजह से कंपनी की जो आय है वो एग्जीक्यूशन जो है वो बेहतर साइड पर हुआ है और इसीलिए कंपनी की आय में आपको बेहतरीन उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही कंपनी के जो प्रोजेक्ट डिलेज नहीं हो रहे हैं और एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है तो उससे मार्जिन्स को भी काफी बड़ा सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। और यहां पर भी बेहतरीन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हम लगा रहे हैं। और यही नहीं, सालाना आधार पर तो नंबर्स बढ़िया रहेंगे, तिमाही आधार पर भी शानदार नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं नंबर्स पर। सबसे पहले आप सालाना आधार के फिगर्स देखिए। यहां पर कंपनी की जो आय है वो ऑलमोस्ट 450 करोड़ से बढ़कर 520 करोड़ के लगभग आ सकती है। साथ ही कंपनी के कामकाजी मुनाफे में भी आपको करीब 14 करोड़ रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है। इसका इंपैक्ट कहां होगा, आप मार्जिन्स पर नजर डालिए। करीब 1.5% की बढ़त आपको इनके सालाना आधार पर मार्जिन्स पर भी होती हुई नजर आएगी। 11.2% से बढ़कर 12.6% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। और मुनाफे में लगभग 33% के उछाल के साथ 45 करोड़ का आंकड़ा कंपनी छूने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। ये तो हो गई सालाना आधार पर जो नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो और भी ज्यादा आपको दमदार नंबर्स एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। खासकर अगर आप देखिए आय पर 390 से बढ़कर 515, साथ ही मुनाफे पर आप नजर डालिए। मार्जिन्स में भी करीब 1% की बढ़त की एक्सपेक्टेशंस है, 12.6% पर रहेगी। 11.5% का बेस था और मुनाफा 29 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़, तो लगभग 50% की ग्रोथ आपको तिमाही आधार पर मुनाफे पे आती हुई दिखेगी। और सालाना आधार पर मैंने आपको 33% की ग्रोथ बताई है। तो सभी फ्रंट्स पर नंबर्स आपको बेहतर साइड पर देखने को मिल सकते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स के। ये है आपके लिए दमदार नंबर्स पीएसपी प्रोजेक्ट्स के आने की तैयारी में। कल आएंगे रिजल्ट्स और इस रिजल्ट के पहले स्टॉक में दिख सकता है दमदार एक्शन पीएसपी प्रोजेक्ट्स। आइए चार्ट पर ली जाए राय। सुमित जी, पीएसपी प्रोजेक्ट्स देखिए, इसके चार्ट पर बताइए अपनी राय। पीएसपी प्रोजेक्ट्स के अंदर पिछले 7-8 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। स्टॉक 400 DMA के ऊपर आ चुका है। स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 455 460 रुपए तक का मूव दिखा सकता है और ये लेवल अगर टूट जाते हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक 480 से 500 रुपए तक का मूव दिखाएगा। फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलें और 455 460 का लेवल टूटता है तो उसके बाद फ्रेश खरीदारी और बनती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर खरीदारी करने के लिहाज से। ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। कल आने वाले हैं रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के लिहाज से रखिए आप तैयारी रखिए। आज आज कुणाल जी राकेश जी बड़े फॉर्म में हैं। राकेश जी ने नोटा का इस्तेमाल किया प्री ओपनिंग सेशन में, उसकी पूरी भरपाई करने के लिए तैयार। और एक और स्पेशल पिक का बिगुल और स्पेशल एल्गो पिक, स्पेशल भी है एल्गो भी है, तो डबल स्पेशल। आइए बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर, डबल स्पेशल। अनिल जी देखिए, कल ही आभास हो गया था हम सभी लोगों को कि जस्ट डायल में बड़ी तेजी बनेगी। अनिल जी, तो जस्ट डायल हमारी दोबारा से स्पेशल पिक है। अनिल जी, चार्ट कह रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। रिलायंस की एजीएम होने वाली है। अनिल जी, कुछ ना कुछ बड़ी खबर आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जस्ट डायल में जो मोमेंटम है स्टॉक को बहुत ऊपर ले जा सकता है और यह स्टॉक जब चलता है अनिल जी तो सबको पीछे छोड़ देता है। जस्ट डायल पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, चार्ट्स क्लियरली बिल्कुल जो कुणाल जी ने बोला, चार्ट्स क्लियरली कुछ कह रहे हैं कि कुछ बड़ा यहाँ पे होगा। तो उस बड़े के लिए जस्ट डायल पे खरीदारी की राय है। 1050 का स्टॉप लॉस है और 1200 के एक मुश्त टारगेट के लिए जस्ट डायल पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए जस्ट डायल जहां पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। इस वक्त 1050 का स्टॉप लॉस लगाए और साथ ही 1200 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और आप देख सकते कल भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यहां पर खरीदारी की राय आती हुई दिखी। जस्ट डायल में कल सब एक्सपर्ट्स को पसंद आया था ये स्टॉक और जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा भी इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पर आज भी रखनी है आपको नजर। ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिखा। सचिन जी, कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब
सबने इसको पसंद किया था कल के सेशन में, तो ये है आपके लिए दमदार स्टॉक, आज भी आगे बढ़ता हुआ। आइए जय का जैकपॉट। बताइए जय। जी नेस्ले में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, इसका फ्यूचर्स खरीद कर चल सकते हैं। 18,140 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 17,800 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे, और टारगेट्स बहुत ही बढ़िया इसके बनकर आ रहे हैं। इसका इनिशियल टारगेट जो रहेगा जी फ्यूचर्स में, दैट वुड बी 18,550, 18,550, और दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 18,725 का। 18,550, 18,725, ये जो टारगेट के लिए नेस्ले फ्यूचर्स खरीद कर चलना है। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट, इनफैक्ट कल भी आया था ये स्टॉक में ब्रेकआउट, और कल इनफैक्ट वॉल्यूम्स के साथ हमें ब्रेकआउट देखने मिला था। आज फॉलोअप पाएंगे, इसलिए फिर से मेरे रडार में आया है, बिकॉज जनरली फर्स्ट डे ऑफ ब्रेकआउट के बाद सेकंड डे फॉलोअप बाइंग हमें देखने मिलती है, तो सेकंड कंफर्मेशन होता है, और एक कंफर्मेशन मिल चुका है नेस्ले इंडिया में। मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी क्लियरली बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, तो यहां से अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई नेस्ले पर आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से कुणाल जी, माफ कीजिएगा जय ठक्कर की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है 10 की कमाई का। तो करते हैं शुरुआत। आयोजक दिव्य शावाश्री प्रवाही तुलसी गिलोय वासा वन प्रसाद लौंग दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए 10 की कमाई में आज एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे शामिल। सिद्धार्थ सेदानी साहब और रजत बोस साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। 10 की कमाई के ढेर सारे स्टॉक भी आपके लिए आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताइए सुमित जी। जी आज का पहला बिगुल जिसके अंदर बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है, स्टॉक का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, HSCL 58 रुपए 40 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। 1.5 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम मार्केट खुलने के आधे पौन घंटे के अंदर देखने को मिल रहा है। रिसेंट का हाई ब्रेक हो रहा है और एक चैनल का ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। HSCL के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 10 से 15% का मिनिमम अपसाइड मूव आप मान के चले, क्योंकि रिसेंट के हाई स्टॉक के अंदर अभी ब्रेक हुए हैं, तो जस्ट ब्रेकआउट आ रहा है। तो HSCL के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में 62 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 65 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा, और नीचे में जो स्टॉप लॉस बन रहा है 54 रुपए 50 पैसे के आसपास का बन रहा है। तो 54 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें HSCL के अंदर। 62 रुपए से 65 रुपए तक के टारगेट 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स यहां पर आपको करनी है खरीदारी, ये है सुमित जी की राय। पर आइए एक बार जरा कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि यहां पर काफी वॉलेटाइल एक्शन होते हुए दिख रहा है, स्पेशली अगर आप गोल्ड और सिल्वर पर नजर डालें। 1.5% की गिरावट के साथ सोना ट्रेड कर रहा है। 750 रुपए का कट आपको आते हुए दिखा है, और ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि कल शाम हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेज गिरावट थी। आज भी अगर आप देखें तो 1820 के करीब गोल्ड के भाव ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारतीय बाजार में भी आपको आते हुए दिख रहा है। सिल्वर $27 के करीब भारतीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो 1.5% की गिरावट है। 1100 रुपए के से ज्यादा का कट आज के ही सेशन में आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी दबाव बना हुआ है। लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, यहां पर आप वीकनेस देख रहे हैं। कॉपर पर नजर डालिए, यहां पर और तेज गिरावट है, लगभग 1% नीचे, और निकल के दामों में भी 0.5% की गिरावट है। तो
लेड बाय कॉपर सारे के सारे बेस मेटल्स आपको कमजोर दिख रहे हैं, पर राहत के संकेत आ रहे हैं। जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, 2 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर कायम है। यहाँ पर ब्रेंट $74 के ऊपर भी आपको जाते हुए दिखा था एक पॉइंट पर वहां पर अच्छी तेजी बनी हुई है, और WTI की बात करें तो $72 के करीब आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन कच्चे तेल में बना हुआ है, वहां से सहारा मिल रहा है। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट है और बेस मेटल्स पर भी दबाव है। आज की राय मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बिकवाली करनी है गोल्ड पर, जिस तरह से एक्शन बन रहा है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बेचिए 47,950 पर, स्टॉप लॉस रखना है 48,150 का, और आपका टारगेट होना चाहिए 47,550 का। सिल्वर यहां पर भी बिकवाली करनी है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बेचिए 7650 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 71,100 का रहेगा, और आपका टारगेट होगा 69,800, यानी कि 70,000 ब्रेक करने के लिए तैयार सिल्वर दिख रहा है। उसके सामने कच्चे तेल में करें खरीदारी, जून कॉन्ट्रैक्ट 5245 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 5190, और आपका टारगेट होगा 5320 का। और कॉपर ये बेचना है जून कॉन्ट्रैक्ट 720 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 724, टारगेट 714। तो सिर्फ क्रूड पर करनी है खरीदारी, उसके सामने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों को बेचना है। ये है राय मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। रुपए पर भी नजर डालिए, 33 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया गिरते हुए खुल रहा है। इस समय 73.65 का लेवल आ रहा है। डॉलर पर हमने रिबाउंड देखा है, 5 हफ्तों की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और रुपए पर भी उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। तो 73 के नीचे हुआ करता था रुपया कुछ दिन पहले, वहां से एक तेज गिरावट के साथ अब 73.65 के करीब रुपया आ रहा है। आज ही 33 पैसे की कमजोरी हुई है। भारी गिरावट, मौका या घबराहट, ये हम सवाल पूछने वाले हैं अनिल जी आज 11:26 पर। कमोडिटी बाजार पर फोकस करेंगे और स्पेशली सोने और चांदी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। फेड के दरें बढ़ाने के संकेत से सोने चांदी में जो भारी गिरावट दिख रही है, क्या इस गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए या और घबराहट बन सकती है, यहां से और गिरावट आपको आती हुई दिखेगी? इसी पर चर्चा करने वाले हैं सर 11:26 पर। भारी गिरावट, मौका या घबराहट? ओके, ये है आपके लिए सोने में जो तेज गिरावट है, खरीदारी करने का मौका है या फिर करें इंतजार। ये है 11:30 बजे का विशेष शो, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। हमारे 2 खास मेहमान जुड़ने की तैयारी में, रजत बॉस और सिद्धार्थ सेदानी साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और वो जब जुड़ेंगे तब हम आपको बताएंगे उनकी पसंद के कुछ बेहतरीन शेयर मिड कैप स्पेस से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और पोजिशनल, तीनों ही। आइए, तब तक कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं अपनी 10 की कमाई वाले स्टॉक के साथ। तो पहले उनके लिए हो जाए, एक बार उनकी पिक हो जाए, बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है ग्रीव्स कॉटन। अनिल जी ग्रीव्स कॉटन पर खरीदारी की राय है, जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। यह स्टॉक अनिल जी पिछली रैली में पार्टिसिपेट इसने नहीं किया, लेकिन अब इसमें एक तेजी बनते हुए दिख रही है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए बहुत ही सेफ खरीदारी की राय है ग्रीव्स कॉटन पर। ओवर टू राकेश। अनिल जी मच अवेटेड ब्रेकआउट यहां देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। इन स्तरों पर एक्यूमुलेट करना चाहिए और ऊपर में नजर रखनी चाहिए 177 से लेकर 180 के जोन पर। और ये जो स्टॉक है उन लेवल्स को तोड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, और एक बार 180 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। तो साल भर का नजरिया बना के 250 के टारगेट के लिए ग्रीव्स लिमिटेड में निवेश की राय है। ग्रीव्स कॉटन, अच्छा अभी अभी आपने जो बोला बंसल जी कि मच अवेटेड ब्रेकआउट, मच अवेटेड मतलब इसका वेट किसको था? मच अवेटेड मतलब आपको, कुणाल जी को, इस स्टॉक के शेयर होल्डर्स को, देश भर के चार्टिस्ट को? मच अवेटेड से क्या मतलब, किसको इंतजार था इसके ब्रेकआउट का? वो भी लोग चार्ट देख रहे होते हैं, कंपनी को ट्रैक कर रहे होते हैं। जिस तरीके से लोगों को अच्छे नंबर्स की उम्मीद होती है, उसी तरीके से ब्रेकआउट की उम्मीद होती है। और ये स्टॉक तो फंडामेंटली काफी अच्छा है, सब लोगों के रडार पर है। तो अच्छी चीज में जो चार्टिस्ट होते हैं, टेक्निकल वाले होते हैं, वो तो ब्रेकआउट की वेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है मच अवेटेड ब्रेकआउट। अच्छा, अब समझ में आया। जैसे सिद्धार्थ सेदानी साहब अच्छे रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वैसे बंसल जी अच्छे ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। अच्छा, तो रिजल्ट के लिए तो हमारा फिक्स होता है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, आपके ब्रेकआउट का टाइम फिक्स नहीं होता, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा समझा जाए बंसल जी कि आप ज्यादा काम करते हैं सिद्धार्थ जी के बजाय?
नहीं अनिल जी ऐसे नहीं है। देखिए हम तो अनिल जी काम करते हैं, बट सिद्धार्थ जी भी अनिल जी भरपूर पूरा काम करते हैं। हर एक का काम अपनी जगह है। ऐसे बिना मतलब हम क्रेडिट लें कि सिद्धार्थ जी से ज्यादा काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको सुनते हैं अनिल जी इनफैक्ट। और जैसे जो स्टॉक्स होते हैं कई बार कई चीजें मालूम नहीं होती हैं, जैन साहब से, सिद्धार्थ जी से, सीटी साहब से मालूम पड़ती हैं, तो स्टॉक को रडार पे रखते हैं। तो ये स्टॉक भी फंडामेंटली जो इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ये जितने भी लोग इसको ट्रैक करते हैं उनके थ्रू अनिल जी पता चला था, इसलिए मच अवेटेड ब्रेकआउट बोला है। चलिए बिल्कुल, तो सिद्धार्थ जी के काम का जायजा लिया जाए, क्योंकि बंसल जी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जी भी काम बहुत करते हैं। वो तो दिखता है हर बुधवार को जो सिड की सिप आती है ना, वो कमाल की होती है। उसमें जो थीम निकाल कर लाते हैं सिद्धार्थ जी, जो स्टॉक्स चुनते हैं, फिर उसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं, वो तो कमाल का होता ही। साथ ही आपके लिए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स भी। तो आइए, दो खास मेहमान है, सिद्धार्थ जी भी और साथ ही रजत सर भी, करते हैं स्वागत। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। देखिए आप अच्छे स्टॉक चुनकर लाते हैं, तो हमें पहले से ही पता था। कितनी मेहनत करते हैं ये भी आज बंसल जी ने क्लियर कर दिया। बताएं सर, आपकी आज की लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, हमारे जो जी बिजनेस है ना, ये क्रिकेट टीम की तरह है। सब अपना अपना योगदान देते हैं और टीम विजय होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बात तो सही है। सबका अपना अपना एक अलग वजूद है, शख्सियत है, अपनी एक विजिबिलिटी है, अपनी एक काम करने की तरीका है, और वो लोगों को पसंद आता है। और इसीलिए सब मिलकर एक बड़ा जोरदार काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी जबरदस्त है। बताएं सर, अब आज आपने स्टॉक कौन सा चुना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक चुना है वो है HG इंफ्रा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है HG इंफ्रा। जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी चौथे तिमाही में बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक में एडिशन हुआ है। 5,000 से 7,000 करोड़ का ऑर्डर FY23 तक आ सकता है ये कंपनी में। 25 से 30% का रेवेन्यू ग्रोथ ये साल यानी FY22 में हम उम्मीद लगा सकते हैं। साथ ही साथ इनके रिटर्न ऑन इक्विटी जोरदार है, 22% के आसपास। और इंफ्रा कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। चौंका देने वाली चीज है कि इंफ्रा कंपनी डेट फ्री बहुत कम देखने मिलती है, ये डेट फ्री है, बहुत ही बेहतरीन है। और इनके प्रोजेक्ट्स बहुत जगह चल रहे हैं पैन इंडिया में। जोधपुर में चल रहे हैं, दिल्ली वडोदरा में चल रहे हैं, गुड़गांव में चल रहे हैं, बहुत जगह प्रोजेक्ट्स है। तो मुझे लगता है कि HG इंफ्रा एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। टारगेट होगा 493 का। ओके, 493 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप HG इंफ्रा। ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। रजत सर गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने कौन सा शेयर चुना आज लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, मेरा लॉन्ग टर्म सिर्फ बताने के पहले आपसे इजाजत मांगता हूँ कि निफ्टी में थोड़ा कमी करें, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं। जी, अरे प्लीज बताएं सर, प्लीज, आपके अनुभव का फायदा तो होना ही चाहिए हमें, बताएं सर। आज 17 जून 2021 है और 1996 का 17 जून के तारीख को सेंसेक्स ने 4131 उस साल का टॉप बना के मार्केट नीचे जाने की तैयारी किया और पूरी अगले 6 महीना नीचे ही चला था। दिसंबर में जाके थोड़ा सा सुधार आया। बट ये हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि ऐसा डेट जब आते हैं उनको WD ज्ञान का जो नियम है उसके अनुसार इसको ज्ञान एनिवर्सरी डे माना जाता है और ये काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। तो इसीलिए आज का जो लो है निफ्टी का, अगर वही 15,644 या 43 जो भी लो था, वो लो अगर टूट नहीं जाता है, ऐसा तो देखिए ओपनिंग मारूबोजू जैसा पैटर्न तो बना है, तो लो टूटना नहीं चाहिए। अगर नहीं टूटता है तो हो सकता है कि जो बॉटम की उम्मीद कई लोगों की है वो बॉटम आज के दिन बन जाएगा और यहाँ से फिर रैली चालू हो जाएगा। ऐसा भी मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मॉनेटरी लिक्विडिटी सारे देशों का सेंट्रल बैंक ने जो चालू रखा है, वो मॉनेटरी लिक्विडिटी जब तक नहीं घटता है तब तक ऊपर जाने की तैयारी है। फिलहाल मेरी तरफ से निफ्टी का टारगेट 16,108 से 16,185 और इस साल में मैं
ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि अपने 20,000 का आंकड़ा एक बार टेस्ट करेंगे। तो अभी भी बुलिशनेस चला जाने की जो कई सारे बात ऑलरेडी थोड़ी सी गिरावट में चालू हो गया, वो मुझको नहीं दिखता है। ऐसा भी 15,000 का लेवल, 15,700 से लेके 15,000 का लेवल जो है, ये बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट के काम करेगा। ये जब तक नहीं टूटता है 15,000 की आंकड़ा, उम्मीद कीजिए कि 16,185 पार करके 20,000 की तरफ निकली जाने की तैयारी करेगा। अच्छा, कमिंग टू माई वो मेरा जो लॉन्ग टर्म का पीक है, ये पावर कंपनी है GE पावर इंडिया। इसका आप चार्ट देखेंगे तो ये कल परसों में अपना 200 डे को तोड़ के ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है और ऊपर जा भी रहा है। और इसका जिस तरीका से बेस फॉर्मेशन बना है, इसमें काफी अच्छी दौड़ होने की गुंजाइश है। मेरा 525 का टारगेट है 364 डेज के लिए। 285 के नीचे क्लोजिंग प्राइस के रूप में इसको रखिए। ये कंपनी में आपका रिस्क बहुत कम है और ऊपर की तरफ जाने की एकदम तैयारी में है। तो इस लेवल पे एंटर करेंगे तो अच्छी मुनाफा लेके जाएगा निवेशक, यही उम्मीद करके मैं इसका रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो पावर स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है और पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी GE पावर पर खरीदारी की राय है रजत सर की तरफ से। बड़े टारगेट्स 525 के लेवल्स के लिए खरीदारी करें। कल भी हमने देखा ट्रेड में अच्छा उछाल GE पावर पर आपको आते हुए दिख रहा था। आइए कुछ 10 की कमाई के आइडियाज लेते हैं। उससे पहले सुमित जी कॉल देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास एक छोटा बैंकिंग स्टॉक बाय पे आया है और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और वैसे भी ये स्टॉक मैंने और अनिल जी ने भी पहले भी बहुत बार दिया हुआ है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 11 रुपए 20 पैसे और स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक, जिसका सिंबल है साउथ बैंक। ये स्टॉक के अंदर आज वापस से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। पिछले हफ्ते इसके अंदर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। उस कंसोलिडेशन का आज स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। फ्लैग पैटर्न का स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है डेली चार्ट के अंदर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से एक बड़ा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में दिखाने को तैयार है। कुछ हफ्तों पहले स्टॉक ने 8 रुपए से रैली स्टार्ट करी, फिर 11.5 पे होल्ड करी और अब ये 11.5 का लेवल क्रॉस करने आ रहा है। तो ये यहां से कम 3 से 5 रुपए की तेजी दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 10 रुपए 50 पैसे का। ऊपर में टारगेट बनेगा 12.5 रुपए से लेके 14 रुपए तक का। साउथ इंडियन बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 10 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 12.5 का पहला टारगेट होगा। वो लेवल टूटते ही, क्लोजिंग मिलते ही 14 से 15 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म के अंदर साउथ इंडियन बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बैंकों में मूव देखने को मिल रहा है, साउथ इंडियन में बहुत जल्दी एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो साउथ इंडियन बैंक यहां पर रखनी है आपको नजर। अच्छे मूव के लिए काउंटर हो रहा है तैयार। आइए कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी लें। पालविया साहब के पास चलते हैं। पालविया साहब बताएं सर। दीपांशु जी, जो 10 की कमाई में कैश सेगमेंट का स्टॉक है वो है अल कार्गो लॉजिस्टिक। ये स्टॉक का अगर हम वीकली सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 4-5 वीक से जो बाइंग इंटरेस्ट इसमें स्टॉक में देखने को मिला और स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इमर्ज होते हुए दिख रहा है। तो अल कार्गो का सेटअप जो दिखाता है कि यहां से इसमें अब जो टारगेट आना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे वो आना चाहिए करीब 175 से 180 तक के। तो कोई भी डिप वॉलेटिलिटी में इसको ऐड करें। यहां से करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 136 के आसपास। अल कार्गो लॉजिस्टिक बाय करने की सलाह रहेगी 175-180 के टारगेट के लिए। लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। गति भी 6% ऊपर मुझे नजर आया था थोड़ी देर पहले। यहां पर भी एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और ऑयल कार्गो में भी यहां पर 136 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। 175 और 180 ये दो रखें टारगेट आप ऊपर की तरफ। ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और पोजिशनल पिक्स का वक्त है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपका आज के लिए पोजिशनल पिक। बिल्कुल सर, रजत साहब ने अभी पावर की कंपनी चुनी है, तो मैं भी अपने पोजिशनल स्टॉक के तौर पे पावर की कंपनी ले रहा हूं। पर ये है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी केईसी इंटरनेशनल पे खरीदारी की राय है। रोबस्ट रेवेन्यू बहुत जोरदार है। 32% का प्रॉफिटेबिलिटी मुनाफों में CAGR ग्रोथ मिल सकता है आने वाले 2 सालों के लिए। ऑर्डर बुक 25,000 करोड़ के आसपास का है।
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा ही कर रही है, नॉन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि रेलवे, सिविल वर्क, ये सब प्रोजेक्ट्स में भी केसी इंटरनेशनल बहुत अच्छा काम कर रही है। कर्ज बहुत जोरों से माफ किया है, मुक्त किया है, बैंकों को चुकाया है। तो मुझे लगता है कि केसी इंटरनेशनल जो डेट अपना रिडक्शन बहुत बड़ी तरीके से कर रही है, इसको खरीदना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी 454 के टारगेट के लिए। $454 ये 408 पर चल रहा है, 454 ये है आपके लिए टारगेट। केईसी इंटरनेशनल में खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए अगला स्टॉक एक बार रजत सर से भी पूछा जाए। सर बताएं आपकी पसंद का शेयर, पोजिशनल पिक। देखिए, मेरा पोजिशनल पिक पिछले बार इकरा का बात किया था, अभी और एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी का बात करूंगा मैं, ये है केआर रेटिंग्स। और केआर रेटिंग्स में हमको जो समझ में आ रहा है कि इसका वीकली चार्ट देख के इसमें डाउन ट्रेंड खत्म होने का सिग्नल ऑलरेडी दे चुका है। वीकली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का चेष्टा कर रहा है। इस लेवल पे बाई कीजिए, 660 ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस का स्टॉप लॉस रखिए। 915 से 995 यहाँ तक पहुंचेगा 6 महीने के अंदर, ऐसा उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ, अगर ये 995 का स्तर पार करके सस्टेन कर जाए तो ये 4 अंकों में भी चला जाएगा। वो मतलब 1100 से 1200 का टारगेट साल भर या 1.5 साल में भी पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल मैं ऑफिशियली 6 महीने के लिए 995 का टारगेट दे रहा हूं। उसके पहले 915 एक पड़ाव का काम कर सकता है। बट दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है। ओके, तो केयर रेटिंग्स इस पर आपको रखनी है नजर। अनिल जी, अब अगर मुझे याद है सर, हमने बजट में इस स्टॉक के बारे में बात करी थी और डेटा दिखा रहा है 540 के लेवल्स पर बात की गई थी 11 जनवरी को केयर रेटिंग्स में। वहां से देखिए 720 के लेवल्स आपको आ गए हैं, तो लगभग 40% का मूवमेंट दिख गया है। बट जैसे रजत सर कह रहे हैं, और बड़ी मूव के लिए ये काउंटर तैयार है। 1000 के लेवल्स के करीब आपको ये जाते हुए दिख सकता है। तो केयर रेटिंग्स इस पर राय आ रही है खरीदारी की रजत सर की तरफ से। 660 का आप लगाएं स्टॉप लॉस पर। आइए जय के पास चलते हैं, उनकी 10 की कमाई के आइडियाज के लिए। जय बताएं कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? दीप, अगर आप देखेंगे तो कुछ दिनों पहले मैंने एलएमबिक लिमिटेड में एक बाय रिकमेंडेशन दिया था करीब 130 के आसपास। आज 139.50 का हाई लगा चुका है, तो वहां पे अच्छा ट्रेडर्स को प्रॉफिट होता रहेगा। या तो स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए 134 पर, या तो बने रह सकते हैं। पहले टारगेट्स तो आ गए, दूसरे टारगेट्स के लेकर होल्ड करना है तो 134 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना रहेगा। आज मेरे पास 2 बाय रिकमेंडेशन है। फर्स्ट जो बाय रिकमेंडेशन है वो है बिरला कॉर्पोरेशन पर, जो करीब 1233 के आसपास दीपांशु ये ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिरला कॉर्पोरेशन में हमें लगभग पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 1350 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो 1233 से 1350 लगभग 115 रुपए का 17 रुपए का आपको मूव ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। 1190 का एक क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस लगे एंड यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं। जो हिसाब से ये स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है उसके वेव 4 में, और जो हिसाब से आर्ली चार्ट्स में रिवर्सल देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 5th वेव ऊपर में आने को है बिरला कॉर्पोरेशन में। एंड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया बन रहा है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है ऑलमोस्ट यहाँ पे। और सेकंड दी बाय रिकमेंडेशन है मेरा, वो है अजंता फार्मा पर। 2001-2002 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब जब जैसे एलएमबिक लिमिटेड में एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ था, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न अजंता फार्मा में भी बना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेंज अजंता फार्मा की है 1890 से लेकर ऊपर में दी 2050 तक, आप समझ सकते हैं 150 रुपए की एक रेंज है। ये 150 रुपए का अगर ब्रेकआउट ऊपर में आता है तो 2150-2200 तक के लेवल से अजंता फार्मा में देखने मिल सकते हैं। इसीलिए इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 1942 का, ये स्टॉप लॉस लगा है। और अजंता फार्मा में भी बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो अजंता फार्मा और बिरला कॉप ये हैं आपके लिए 2 स्टॉक्स जो जय को पसंद है। उनकी तरफ से नजर रखिए, इन दोनों काउंटर्स पर अच्छी मूव आ सकती है। 2000 के लेवल पर एग्जैक्टली अजंता फार्मा ट्रेड कर रहा है। अभी एक स्पाइक भी आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। इंफ्रा सेक्टर पर भी रखिए नजर। एजी इंफ्रा की बात कर रहे थे अभी सिद्धार्थ जी। प्रधानमंत्री मोदी
इंफ्रा सेक्टर के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने वाले हैं। जून महीने के अंत में इंफ्रा सेक्टर की समीक्षा करेंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा था वित्त मंत्री ने इंफ्रा सेक्टर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक करी थी कुछ दिन पहले। अब प्रधानमंत्री मोदी महीने के अंत तक इंफ्रा प्रोग्रेस पर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, तो वहां पर हमारी नजर रहेगी। खबर आती है दिख रही है आपके लिए इंफ्रा सेक्टर की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स लेंगे सिद्धार्थ जी और रजत सर के साथ ही BLS इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो न्यूज पर व्यूज में उनके साथ चर्चा करेंगे। बस 2 मिनट में लौटेंगे।